हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे। एग्जाम जिसके चल रहे हैं बहुत अच्छे से दे रहा होगा वो एग्जाम, और जिसका आने वाला है वो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहा होगा, पूरी मेहनत कर रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूनियन बजट 2023 2023 का यूनियन बजट जो आपका बजट है 2023 का, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में जो हमारा बजट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं बजट होता क्या है। बजट जो है, बजट नाम से जो पूरा आता है, हमारे डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ये होता क्या है बजट। देखो, अगर बजट के बारे में जाने तो क्या होता है। यूनियन बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंडिया एज ए कंट्री। तो इंडिया जो एक कंट्री है, एक कंट्री की तरह जो इसकी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। मतलब एनुअल मतलब का क्या मतलब होता है, सालाना। जो सालाना की फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, वो सारी रिपोर्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका बजट। अब क्या होता है, देखिए, जैसे हमको भी कुछ करना होता है अपने घर में, है ना। एक फैमिली की बात कर रहा हूँ, छोटे से घर में, या फिर एक हमारा कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का, हमको कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए हम लोग भी एक बजट डिसाइड करते हैं कि इतने इतने पैसे सबको देने, इतने इतने सबके में आएंगे, तो ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ हम लोग खर्च करेंगे। बाद में बजट के हिसाब से चलते कि नहीं चलते, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, है ना। उसके हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे कई कई जगह एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं, वहां पे जाके पता चलती है कई चीज, है ना। उसी तरह हम लोग जो घर का बजट होता है वो भी बनाते हैं ना। हर महीने के स्टार्टिंग में जो मम्मी पापा बैठते हैं, बताते हैं कि जी इस महीने में इतनी सैलरी आएगी, ये चीज हमारे खरीदनी है, ये नहीं खरीदनी है, ऐसे ऐसे करना है, सब कुछ ऐसे बजट बनाते हैं। उसी तरह जो हमारी देश है या फिर हर देश बनाता है, हर देश का बजट आता है, ठीक है। जैसे अब अभी हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के बजट की बात करेंगे, हमारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। तो जो इंडिया की ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंडिया का बजट बोलते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि इंडिया का ये जो बजट है, इसका ऑफिशियल नाम क्या होता है। देखिए, जो बजट है ना, देखिए, हमको जो बजट बनाना है तो कहीं ना कहीं होगा लिखा हुआ कि हमको ऐसे बजट बनाना है, जब भी तो हम बनाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, जो हमारा संविधान है, तो हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है, हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है, ये बजट के नाम से नहीं लिखा हुआ। मतलब ये जो हमें हमारे संविधान में लिखा हुआ है ना, ये बजट कोई नाम नहीं लिखा हुआ। बजट जो है एक न्यूज़पेपर टर्म है। न्यूज़पेपर टर्म मतलब न्यूज़पेपर्स में यूज की जाती है, वैसे इसका नाम बजट नहीं होता है। इसका नाम क्या होता है, इसका ऑफिशियल नाम क्या होता है, इसका ऑफिशियल नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पूरे सालाना इसका जो पूरे साल का स्टेटमेंट निकल के आएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका बजट। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार एटीएम से बजट निकालते हैं, जो एटीएम मशीन होती है उससे मिनी बजट निकालते हैं, मिनी बजट नहीं सॉरी मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं। वो क्या होता है, ऐसा ऐसा ही स्टेटमेंट, उसमें क्या लिखा होता है, जो हमारी पिछली कुछ 4-5 ट्रांजेक्शन होती है उसके बारे में लिखा होता है। उसी तरह हम लोग जाके अपनी पासबुक फिल कराते हैं, वो भी हमारा एक स्टेटमेंट होता है, बैंक में जाके फिल करवाते हैं ना, है ना। कई बार जो है कंपनीज वगैरह के लिए चाहिए होता है, कोई लोन वगैरह चाहिए होता है, उसके लिए हमको पूरे अपने स्टेटमेंट निकलवाने पड़ते हैं, महीनों 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 के। वो जो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, जो हमने खर्चा किया है, कितने पैसे आ रहे हैं हमारे पास लगातार, कहाँ हम खर्चा कर रहे हैं, ये सब जो लिखा होता है, वो लिखा होता है सारे स्टेटमेंट में। तो ये एक पूरे साल का एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट नहीं सॉरी पूरे साल का स्टेटमेंट होता है, जो बताया जाता है सबको, ठीक है। उसको एनुअल बजट कहते हैं। तो ये पूरे साल का जो बजट है, जो पूरे साल का स्टेटमेंट है, इसमें तो बजट हमारा क्या क्या लेके आता है, पहले ये जानते हैं बजट हमारा क्या क्या लेके आता है। जो पूरे साल का हमारे का स्टेटमेंट था, जो पूरे साल हमने पिछले साल खर्च किया है, कैसे कैसे काम किया है वो, और आने वाले साल में हम क्या क्या करने वाले हैं, उस चीज का एस्टिमेट, है ना। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो एस्टिमेट लगाते हैं, और फिर हम ये भी तो देखते हैं कि जैसे हमने घर पे कोई वो बनाया, घर पे कोई बजट बना हमारा, है ना। घर के इस महीने में, जैसे कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी के महीने में कितने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं ना, मम्मी पापा बैठ के बजट बना रहे हैं। लेकिन वो ये भी तो देखते हैं पिछले महीने हमने क्या क्या खर्चा किया था, जनवरी में कैसे कैसे किया था, इस महीने क्या क्या सही कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था, ये सब भी तो एनालाइज किया जाता है। उसी तरह बजट भी होता है हमारा। इसमें जो हमने पिछली साल क्या क्या खर्च किया, पिछले जो साल निकल गया उसमें कैसे कैसे हमने काम किया है, क्या क्या चीज हमको नुकसान हुए, क्या क्या चीज फायदे हुए, और अगली साल नेक्स्ट साल उसको हम कैसे कैसे फायदे में ला सकते हैं, कैसे कैसे सही कर सकते हैं जो आने वाली साल है उसमें। ओके, तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहाँ पे मेंशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, आर्टिकल 112 में मेंशन है कि हमको एक संविधान बनाना है, हमको एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल लेके आना है। ओके, हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आना है। ये कहाँ है, आर्टिकल 112 या फिर अनुच्छेद 112 में मेंशन है। कैसे मेंशन है कि हमको हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आना है, जो हमारा जो भी पिछले साल जो भी या फिर 2 साल निकल गया उसमें जो भी खर्चा वगैरह जो भी कुछ हुआ, और जो आने वाला साल है उसके लिए पूरा एस्टिमेट देना है कि हम कैसे कैसे काम करेंगे, है ना। ये इसमें सब कुछ मेंशन होगा, ये जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। ओके, तो अब इसकी देखते हैं जो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी बनेगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताई थी क्या होती है, और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट्स एंड
एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो क्या है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हमारा फाइनेंशियल ईयर हम कैसे काउंट करते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है हमारी गवर्नमेंट इसको कैसे काउंट करती है, देखिए 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। पूरा ये एक साल जो होता है ये हमारा ये जो पूरा एक साल होता है ना, इसी के लिए पूरा बजट हमको दिया जाता है। जो हमारा बजट लेके आती है सरकार वो इसी एक साल के लिए लेके आती है। ये जो साल है जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। तो ये जो बजट आया है ना, 1 फरवरी को हमारा बजट आया है, 1 फरवरी को जो हमारा बजट आया है ये कब से लागू होगा, ये होगा आपका 1 अप्रैल से लागू। और अभी हम कहाँ चल रहे हैं, अभी हम जो 2022-23 वाला बजट आया था ना उसी में अभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं। ओके, उसी में अभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, मतलब कि कितना पैसा गवर्नमेंट कमाने वाली है, कैसे कमाने वाली है, सब चीज का एस्टिमेट इसमें दिया जाएगा, है ना। पहले तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा कि जो जो रिपोर्ट जो खर्चा हुआ है वो सब भी इसमें इंक्लूड होता है कि जो पिछले साल में खर्चा होता है क्या है। देखिए अब 1 फरवरी को बजट आ गया हमारा, लेकिन अभी पिछला साल तो खत्म नहीं हुआ। पिछला साल का कब खत्म होगा, जो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर वो कब खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। तो 2022-23 वाला तो अभी साल हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ नहीं है, लेकिन हमारे लिए नेक्स्ट ईयर का आ गया 2023-24 का हम पहले बजट ला चुके हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि 2023-24 में 2022-23 में हमने क्या खर्चा किया क्या नहीं किया, क्योंकि अगर हम पूरा निकालने भी बैठ जाएं तो कितना 10 महीने के आसपास आया, क्योंकि 2 महीने तो पूरे बच रहे हैं। कौन सा फरवरी और मार्च का, तो अभी 10 महीने का एस्टिमेट हमारे पास आया होगा। एस्टिमेट का मतलब स्टेटमेंट आया होगा हमारे पास, हमने क्या क्या खर्चा किया क्या क्या नहीं किया है। अभी पूरे साल का तो आया नहीं है क्योंकि 2 महीने तो अभी बच ही रहे हैं। ये वाला जो 11वां महीना है इस वाले साल में 2022-23 में 11वां महीना जो है 11th मंथ है, फरवरी वो चल रहा है और मार्च में जो है लास्ट होगा 12th मंथ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका रिपोर्ट ये जो बजट आता है ना इसमें बेस ईयर रखा जाता है 2 साल पहले वाला। जैसे कि जो हमारा 2023-24 वाला बजट आया इसके लिए जो एस्टिमेट रखे गए होंगे, जहां से निकाला गया होगा ना, जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया होगा कौन सा साल का दिया गया होगा, वो दिया गया होगा 2021-22 का। 2021-22 के अनुसार हमने पूरा बजट बनाया होगा, इससे हमने कंपेयर किया होगा। मतलब बेस ईयर रखने का मतलब क्या है, इससे हम लोग कंपेयर करके अपना पूरा बजट जो ये 2023 और 2024 वाला बजट है उसको बनाएंगे, है ना, उसको बनाएंगे, उससे कंपेयर करके बनाएंगे। किससे कंपेयर करके, 2021-22 से कंपेयर करके 2024 वाला हम बनाएंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, बजट इतना लंबा क्यों होता है, बहुत लोग कहते हैं कि इतने सारे पेपर लिखे हुए होते हैं, लेकिन होता तो बहुत कुछ है नहीं। क्यों होता है, देखिए क्योंकि इसमें 2021-22 के बारे में मेंशन होता है, 2023-24 के बारे में भी मेंशन होता है, इसमें 2023-24 में अभी तक हमने क्या क्या कर दिया है, इसके तो एक्चुअल स्टेटमेंट, एक्चुअल जो हमारे पास एस्टिमेट्स होते हैं वो आते हैं। एक्चुअल एस्टिमेट मतलब क्योंकि हमने पूरा क्लियर कर दिया, ये साल 2021-22 पूरी क्लियर हो चुकी है, कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, क्या सरकार ने सोचा था क्या नहीं सोचा था, सब कुछ क्लियर हो गया। तो इसका तो हमारे पास एक्चुअल आएगा, एक्चुअल एस्टिमेट। लेकिन इसका जो आता है वो आता है रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट मतलब देखो, जब सरकार ने 2022-23 का बजट दिया होगा तो सरकार ने अपनी तरफ से एस्टिमेट दिया होगा कि हमको ऐसे ऐसे काम करना है, इस सेक्टर में इतना पैसा खर्च करेंगे, सब कुछ बताया होगा, है ना। लेकिन अभी हुए 10 महीने, अभी हुए 10 मंथ्स। तो जो सरकार ने 10 महीने के हिसाब से पूरा ट्रेंड देखा होगा ना, हमने इतना सोचा था लेकिन इतना खर्च हो गया, हमने इतना ज्यादा सोचा था लेकिन कम हो गया, हमने कम सोचा था लेकिन ज्यादा हो गया, हम इस चीज को चलाना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाई। क्योंकि हम लोग जो है जब हम अपना बजट बनाते हैं, जैसे हमने अपना बजट बनाया घर पे अपने पे महीने का, हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नहीं हो पाती, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो जाती है जो हमने कम सोची होती है ज्यादा हो जाती है, ऐसी भी तो हो जाती है। तो उसी तरह जैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजें बताई होती हैं बजट में, क्योंकि सब एक साथ नहीं हो पाती पूरे साल में, और कई चीज ऐसी होती है जो गवर्नमेंट ने नहीं भी बताई होती है वो फिर भी हो जाती है। तो ये सब जो है इस सबको रिवाइज कर दिया जाता है। तो 10 महीने के हिसाब से 10 महीने का पूरा जो आपका ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से अभी तक हमारे पास जो भी डाटा है और जो हमने दिया था 2022-23 के उसमें फाइनल जो आपको बजट 2022-23 के बजट में जो हमने दिया था, और अभी तक हमारे पास 10 महीने का जो डाटा है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं और जो भी मतलब कुछ चीज जुड़ी है कुछ चीज घटी है, इस पूरे को रिवाइज करके हमारे पास इस टाइम 10 महीने का, जब हम ये वाला बजट 2023-24 का बजट हम जो है देते हैं, 2023-24 का बजट लेके आते हैं जो अनाउंस किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा। तो उस टाइम पे हमारे पास रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है 2022-23 वाले का, मतलब जो पिछला साल निकल गया, जिस साल में हम अभी चल रहे हैं, जैसे अभी हम 22-23 वाले साल में चल रहे हैं ना, क्योंकि 31 मार्च को खत्म होगा 22-23 वाला। तो इस साल के जो 10 महीने का जो भी ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से जो भी हमने एस्टिमेट लगाया था ना, उसको हम लोग रिवाइज करके और जब इसमें ये जो हमारा बजट निकल के आएगा इसमें मेंशन करेंगे। तो इसका तो एक्चुअल एस्टिमेट, इसका रिवाइज एस्टिमेट और इसका आने वाला एस्टिमेट, ठीक है, जो हमने मेंशन कर दिया कि हमारा जो एस्टिमेट है इस साल के लिए ये है, हमको ऐसे ऐसे इस साल के लिए काम करना है, मतलब इसका तो आने वाला, इसका जो फ्यूचर एस्टिमेट होगा वो वाला, है ना। तो ये तीनों चीज मेंशन होती है, इसका एक्चुअल एस्टिमेट, इसका रिवाइज एस्टिमेट और इसका
जो आने वाला साल है, क्योंकि अभी तक शुरू तो हुआ नहीं है, 1 अप्रैल से शुरू होगा, अभी तो 2 महीने हैं, क्योंकि 1 फरवरी को बजट जो है दिया जाता है, तो इससे तो पूरे पूरे 2 महीने होते हैं 1 अप्रैल के लिए। तो इसमें ये जो हमारा बजट है एस्टिमेट लगाया जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है इन चीजों पे काम करेगी और ये चीज जो है ऐसे ऐसे इन सेक्टर्स में पैसे खर्च करेगी गवर्नमेंट। ओके, तो ये तीनों चीज जो है तीनों सालों का मेंशन होता है, ठीक है। और जो कंपेयर किया जाता है, ये जो 2023 और 24 को कंपेयर किया जाएगा ना, ये गवर्नमेंट द्वारा कि ये हमने कहा था, अब ये हम कर रहे हैं, इतनी इंप्रूवमेंट आई है, इतनी डिक्रीमेंट हो गई है, वो सब 2021-22 के हिसाब से किया जाएगा। ओके, क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअल एस्टिमेट होते हैं, ये अभी रिवाइज्ड है, ये हमको पता नहीं है, अभी कंफर्म बदल भी सकता है, 2 महीने में बहुत चीज बदल जाती है, तो ये बदल भी सकती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसके बीच में गवर्नमेंट जो भी पैसे कमाएगी, जो भी गवर्नमेंट के पास एस्टिमेटेड पैसा आएगा, पैसा कहां से आएगा गवर्नमेंट के पास, टैक्स कलेक्ट करके आएगा, टैक्स कलेक्ट करके आएगा ना गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट कहां से पैसा कमाती है, या तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट करके पैसा आता है, या फिर गवर्नमेंट जो है बोरिंग करती है, बोरिंग मतलब उधार लेती है, लोन लेती है ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग बैंक से, आरबीआई से भी बहुत बार लोन लेती है, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, ऐसे अलग अलग लोगों से, अलग अलग उनसे बैंक, अलग अलग चीजों से, जो अलग अलग बैंक वगैरह से, किसी कंट्री से, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है ना, एक तो लोन से हमारे पास पैसे आएंगे जो हमारी गवर्नमेंट होती है, एक तो लोन से पैसे आते हैं हमारी गवर्नमेंट के पास, और दूसरा कहां से आते हैं, जो टैक्स हम लोग जमा करते हैं उससे आते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, या फिर इनकम टैक्स जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, कोई भी हो, कैसे भी हो, जो भी जैसे भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, वो सारा पैसा जो होता है वो, और जो गवर्नमेंट खर्च करने वाली है या किया है ना, जो गवर्नमेंट खर्च करने वाली है किया है, इसका क्या मतलब है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट का क्या मतलब है, जो गवर्नमेंट ने 2022 और 2023 और 24 में गवर्नमेंट खर्च, जो गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है, अंदाजा लगा रही है कि इतना हम पैसा कलेक्ट कर लेंगे, वो, और 2022 और 23 में जितना गवर्नमेंट ने किया होता है अभी तक वो, और 2021-22 में जितना किया होगा वो, ये तीनों जो एस्टिमेट है, ये तीनों जो है आपके रिसिप्ट वाले, एस्टिमेट वाले जो है, जितने उनके पास कलेक्ट करके या लोन लेके जितना पैसा होगा, आया होगा, 2022 में जितना आया होगा, 2022-23 में जितना आया है अभी तक, है ना, 10 महीने का वो, और आगे 2 महीने उनमें अंदाजा लगा के कितना आ जाएगा, और 2023-24 में कितना आएगा, है ना, इस सब का मेंशन कहां पे, ये सब का मेंशन होता है, कितना ये टैक्स वगैरह से हम जमा कर पाएंगे पैसा। दूसरा, कितना हमने खर्च किया है 2021-22 में, कितना हम खर्च कर चुके हैं और 2 महीने में करने वाले हैं 2022-23 में, और कितना हम 2023-24 में खर्च करेंगे। ये जो फोकस होता है ना, 3 सालों के ऊपर होता है, ये बात ध्यान रखिए। जो भी एक बजट होगा ना आपका, जैसे 2023 का बजट है, तो इससे पहले के जो 2 साल होगा, जैसे इससे पहले के 2 साल क्या हो गया, एक तो 2023 वाला ही हो गया, है ना, एक बार 2022 वाला बजट हो गया, है ना, और ये 2021 वाला बजट हो गया। तो 2021 वाला जो बजट था, यूनियन बजट 2021, इसके तो हमारे पास एक्चुअल डाटा आ गया, ये वाला, है ना, ये वाला आ गया है हमारे पास। 2022 वाला जो है, इसका भी रिवाइज डाटा हमने कलेक्ट किया है, क्योंकि अभी ये पूरा हुआ नहीं है, और 2023 वाला तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो इसका तो हम एक्चुअल जो हम अजम्पशन करते हैं कि ये इतना पैसा हमारे ऊपर खर्च किया जाएगा, हम इतना पैसा खर्च कर लेंगे या इतना पैसा जमा कर लेंगे, ये सब चीजें जो है वो इस पूरे बजट में मेंशन होती है। ओके, चलिए, तो ये सारी चीज जो बताता है पूरे फाइनेंशियल ईयर का कि कितना पैसा हमने जमा किया था 2021 वाले में, 2021-22 वाले में कितना पैसा अब तक हमने कर लिया, और जो 2 महीने बचे उसमें कितना और कर लेंगे, इस चीज का असम्पशन 2022-23 का, और 2023-24 में कितना हम दे रहे हैं एस्टिमेट कि इतना तो हम करेंगे ही करेंगे। ओके, ये, और कितना हमने खर्च कर दिया 2021-22 में, कितना हमें खर्च कर चुके हैं और करने वाले हैं, जो 2 महीने बचे हैं 2022-23 में, और कितना हम 2023-24 में करेंगे, इन सबको मिला के कितना खर्च करेंगे, कितना हमारे पास आएगा, ये सब इसमें लिखा हुआ होता है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा ये बजट होता है, तो बजट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, इसमें लिखा हुआ होता है 1 साल का, मतलब 1 साल का मतलब ये 3 साल का, लेकिन ये जो है फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसके हिसाब से। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये कब से कब तक चला होगा, ये चला होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। ये कब से कब तक चला होगा, 23-24, ये चला होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। अब जो आने वाला है 31 मार्च 2023, है ना, अगले महीने जो है, अगला महीना जो खत्म होगा, 2 महीने मान लो आप, और जो फिर 1 अप्रैल 2023 से चलेगा 2 महीने बाद, और जो नेक्स्ट ईयर 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक, ये 2023 वाला जो है आपका फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो इनके बीच में जो भी कुछ गवर्नमेंट ने कमाया होता है, देखिए ये मैटर नहीं करता कहां से गवर्नमेंट लेके आ रही है पैसा,
है ना, जो जहां से भी ला रही हो सब इसमें लिखा होगा, है ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया, बोरिंग कहीं से लोन लेके आ रही है, टैक्स वगैरह, यही दो तीन चीजें होती है गवर्नमेंट के पैसा कमाने की, वो या फिर जो गवर्नमेंट बिजनेस किया होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया होता है, थोड़ा बहुत उससे कमाती है, वैसे उससे कंपनी वगैरह कमाती है, जो भी गवर्नमेंट उसका कट होता है, गवर्नमेंट जो भी कमाती है वो, क्योंकि उन चीजों पर भी तो गवर्नमेंट टैक्स ही लेती है ना। तो इनडायरेक्ट जो टैक्स ही हो गया, वो तो टैक्स की तरह ही से मान लीजिए आप, मैं टैक्स बोल ही रहा हूँ, जो टैक्स है, टैक्स से जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमा रही है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, या जो भी बोरिंग कर रही है, जो भी लोन ले रही है, उससे जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, और कहीं भी खर्च कर रही है, जहां भी खर्च कर रही है ना, वो सब इसमें मेंशन होता है। ओके, तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या फिर बजट की जो है हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो बजट है उसकी डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन हो गई। तो आप जब कभी भी ऑफिशियली बात करो बजट के बारे में, तो आपको क्या बोलना है, ये एक एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बजट नहीं होता है। बजट एक न्यूज वाली टर्म है, हालांकि न्यूज वाली टर्म ही ज्यादा फेमस हो जाती है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं तो सबको ही बताती है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 में जो लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारा बजट क्या क्या कंटेन करता है, मतलब क्या क्या उसमें होता है। हालांकि मैंने यहाँ पूरा आइडिया आपको दे दिया, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो दो चार चीजें रह गई होंगी वो भी सब इसमें मेंशन हो जाएंगी कि क्या क्या चीज हमारे बजट के अंदर लिखी हुई होती है। चलिए पहले देखते हैं, पहले क्या क्या चीज लिखी होती है। पहली चीज क्या है, एस्टीमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। वही वही बात है कि क्या क्या हमने कमाया है, जो हमारा ये 2021 वाला है, 2022 वाला है, 2023 वाला है, इसमें क्या क्या कमाएंगे 23 वाले में, 2022 वाले में अब तक क्या कमाया है, 2 महीने जो बचे उनमें क्या कमाएंगे, और 2021-22 वाले में हमने क्या कमाया था, ये सब मेंशन होगा इसमें ना, कैसे कमाया था, कहां से कमाया था, दैट डजंट मैटर, बट कमाया कैसे था वो। और कमाने के दो तीन ही तरीके मैंने आपको बता दिए, टैक्स के थ्रू या फिर लोन वगैरह के थ्रू गवर्नमेंट कमाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, वेज एंड मीन्स टू राइज रेवेन्यू। तो ये जो रेवेन्यू है, ये जो पैसा है, इसको गवर्नमेंट जो है कैसे रेज करे, मतलब इसको बढ़ाए कैसे, इसको मतलब जो अभी जो पैसा गवर्नमेंट कमा रही है इसको कैसे बढ़ा सकती है, कैसे बढ़ा सकती है, टैक्स के ऊपर काम करके बढ़ा सकती है, तो लोन कहीं से ज्यादा ले ले उससे बढ़ सकता है। ऐसी सब चीजें जो है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है बढ़ा सकती है, जो जो रेवेन्यू है अपना, जो रेवेन्यू कमा रही है, जो पैसा ये कमा रही है टैक्स वगैरह के थ्रू, लोन वगैरह के थ्रू, इसको कैसे बढ़ा सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये चीज इसमें मेंशन होती है। पहली चीज, कितना कमाया है, कितना इनके पास है, और कैसे बढ़ा सकती है, ये भी इसमें मेंशन होता है। फिर तीसरी चीज, एस्टीमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्च करेगी 2023 में, कितना खर्च कर चुकी है अभी तक, और जो 2 महीने बचे करेगी उनमें 2022 में, और 2021 में एक्चुअली कितना खर्च कर दिया है ना। ये है आपका कितना उनके पास आया, ये जो है आपका कैपिटल रिसिप्ट, और जो रेवेन्यू हुआ मतलब कितना उन्होंने कलेक्ट कर लिया, और एक्सपेंडिचर का मतलब कितना खर्च करेगी गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फेजल डिफिसिट और सरप्लस। ये समझने वाली बात है, देखिए ये समझने वाला पॉइंट है। देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, कैसे, फेजल डिफिसिट और सरप्लस, इस पर ध्यान रखिए। ये जो शब्द लिख रहा है, एक तो डिफिसिट और सरप्लस, इनका मतलब क्या होता है, पहले मैं डिफिसिट का मतलब बताता हूं। देखिए डिफिसिट का मतलब होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट के पास जो है रिसिप्ट आई, मतलब जो पैसा गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया एक साल में, है ना, वो मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको समझ में आए। मान लीजिए एक साल में गवर्नमेंट ने, जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें गवर्नमेंट ने 100 रुपए इकट्ठे करे, 100 रुपए गवर्नमेंट ने इकट्ठे करे, ठीक है। 100 रुपए नहीं करती, आपको पता है 100 रुपए तो हम, 100 रुपए ज्यादा तो हम ही कर लेते हैं, कितने कर लेते हैं कुछ इसका अंदाजा क्या होता है आप सोच के बस सोच लीजिए आप, है ना। तो 100 रुपए मैं आपको एग्जांपल की तरफ दे रहा हूँ, 100 रुपए उसने कमाए, है ना, 100 रुपए गवर्नमेंट के पास टैक्स वगैरह से, लोन वगैरह से कैसे भी आ गए गवर्नमेंट के पास 100 रुपए। लेकिन जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, वो कितना है, वो है आपका रुपये 110, वो है रुपये 110 रुपए, है ना, वो है 110 रुपए। कमा रही है गवर्नमेंट 100 रुपए टैक्स वगैरह से, ये है 110 रुपए जो खर्च हो रहे हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब जितना कमाया गवर्नमेंट ने, जितना रेवेन्यू है उनके पास, और जितना एक्सपेंडिचर हो गया है, उसमें कितना फर्क आ गया, उसमें आ गया 10 रुपए का, 10 रुपए का फर्क। अभी 10 रुपए जो है गवर्नमेंट कहां से लाएगी, ये 10 रुपए तो कहीं से लाने पड़ेंगे ना, क्योंकि टैक्स से जो इकट्ठा होना था वो तो हो गया ऊपर 100 रुपए, है ना। अब गवर्नमेंट कहां से लाएगी जो 10 रुपए, जो 10 रुपए एक्स्ट्रा हुए, यही तो लोन लिया जाता है, यही तो लोन लेगी गवर्नमेंट, यही तो लोन लेके आएगी गवर्नमेंट, कहीं से भी लाए लोन, लेकिन लोन लेके आएगी, ये किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लाए, किसी कंपनी से उठाए, लोगों से अपने से उठाए, बॉन्ड वगैरह इशू करके। मैंने आपको बॉन्ड का तरीका बताया था, याद है आपको, मैंने करंट अफेयर की जो मेरी वीडियो होती है करंट अपडेट्स की, उसमें मैंने कई बार ये बॉन्ड वाला तरीका डिस्कस किया है। बॉन्ड का तरीका क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी, कोई भी बॉन्ड इशू कर सकता है। बॉन्ड क्या होता है, कोई भी एक पीस ऑफ पेपर, मान लो पीस ऑफ पेपर होता है, उस पर लिखा होता है कि जी ये हमारा बॉन्ड है ना। तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड कोई भी गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इशू कर सकती है, तो बॉन्ड इशू करती है ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, आपकी जो जीडीपी है वो कैसी है, आपकी जो ग्रोथ है वो कैसी है। जैसे इंडिया की ग्रोथ इस टाइम पे बहुत फर्स्ट क्लास है, टॉप 5 जीडीपी में इंडिया आता है, तो इंडिया को कोई परेशानी नहीं है, आपका
बॉन्ड वगैरह इशू करने में। वहीं अगर किसी ऐसे देश की बात करें जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, जिनकी जो जीडीपी लगातार गिरती चली जा रही है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनके पास नहीं है, फॉरेन करेंसी उनके पास नहीं है, ग्रोथ कुछ है नहीं जीडीपी में, ऐसे देशों को जो है इशू ये भी कर सकते हैं बॉन्ड, लेकिन ऐसे देशों का बॉन्ड जो खरीदेगा कौन? बॉन्ड कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये मेरा एक बॉन्ड है, ये मेरा एक पीस ऑफ पेपर है, ये मेरा बॉन्ड है ना, ये मेरा एक बॉन्ड है, इस एक बॉन्ड की कीमत मैंने रखी है 100 रुपए, ये 10 रुपए बोल देते हैं, 100 रुपए वहां बात करें 10 रुपए बोल देते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। इसकी है 10 रुपए, है ना, और मुझे चाहिए 100 रुपए, तो कोई भी खरीद लो, 10 बॉन्ड खरीद लो और मुझे 100 रुपए दे दो, है ना, मुझे 100 रुपए दे दो और 10 बॉन्ड मेरे खरीद लो, है ना। फिर उसमें कुछ साल के लिए बात होती है, जैसे मान लो ये जो मैं 100 रुपए, मतलब 100 रुपए की मुझे जरूरत है, 10 रुपए के 10 रुपए के हिसाब से मैंने बॉन्ड बेच दिए, 10 बॉन्ड 100 रुपए मेरे पास आ गए, तो ये जो 100 रुपए आए हैं, ये जो उन्होंने मुझे दिया, वैसा तो है नहीं, बॉन्ड तो पीस ऑफ पेपर है, तो बॉन्ड का करेंगे क्या? कुछ कर थोड़ी पाएंगे बॉन्ड का। तो क्या होता है कि ये कुछ सालों के लिए लिए जाते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 5 साल के लिए मुझे चाहिए ये पैसे, तो ये जो 5 साल है इनमें ये बॉन्ड उस आदमी के पास या कोई बैंक, जैसे मान लो यूएसए है, यूएसए बहुत ज्यादा अपने बॉन्ड इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बॉन्ड इशू करती है, वो खरीद कोई भी सकता है, कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन खरीदना चाहता है, कोई संगठन खरीदना चाहता है, कोई और कंट्री खरीदना चाहती है, जैसे यूएसए है, यूएसए के बहुत सारे बॉन्ड है जो इंडिया के पास है, चाइना के पास है, जापान के पास है। क्यों है? क्योंकि तो देखिए यूएसए बहुत स्टेबल इकोनॉमी है, ऐसा तो है नहीं कि जी कल कोई यूएसए की इकोनॉमी गिर जाएगी, ऐसा तो होना नहीं है, ना इंडिया के साथ ऐसा होना, लेकिन पाकिस्तान के साथ हो सकता है अगले 2-4 महीने में नीचे गिर जाए, है ना। लेकिन इंडिया जो है, आपकी चाइना हो गई और आपकी कौन यूएसए हो गई, इनकी तो एकदम नहीं गिरने वाली, यूरोपियन कंट्री हो गई बहुत सारी, जिनकी एक साथ नहीं गिरने वाली है, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज के जो इशू होते हैं, वो जो बॉन्ड इशू होते हैं, वो स्ट्रांगली बॉन्ड इशू हो जाते हैं, है ना, इनकी टर्म्स पे इशू हो जाते हैं, क्योंकि देखो बॉन्ड इशू करने में तभी फायदा है जब वो आपकी टर्म्स पे इशू हो। और ये टर्म्स क्या है? टर्म्स होती है जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप 5 साल के लिए किसी से पैसे लोगे 100 रुपए, तो आपने किसी से 5 साल के लिए लिए 100 रुपए, तो आपको जब ये बॉन्ड वो वापस करेगा तो उसको तो कोई फायदा नहीं होगा अगर उसको 100 रुपए वापस मिल जाएंगे, है ना, 100 रुपए आपको उसने दिए भी और 100 के 100 वापस कर रहे हो, उससे तो कोई फायदा तो उसको होना नहीं है ना। जब वो आपके पास इन्वेस्ट कर रहा है 100 रुपए, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की तरह ही तो आपको दे रहा होगा ये पैसे, तो उसको भी तो कोई फायदा होना चाहिए। इस पे कुछ परसेंट टैक्स वो लगता है, इंटरेस्ट लगता है ना। ये जो जिस ऐसे इंडिया ने लिए, ये इंडिया के बॉन्ड थे, 1 रुपया जो है इंडिया का, 1 रुपया नहीं, ये एक बॉन्ड था इंडिया का था जो 10 रुपए का बिक रहा था, इंडिया को 100 रुपए की जरूरत थी, तो इंडिया ने 10 बॉन्ड जो है अपने बेचे, है ना, किसी भी कंपनी को 5 साल के लिए। तो ये जो कंपनी होगी, जैसे कोई सी कंपनी है ना, ये कोई सी कंपनी है, तो इस सी कंपनी ने इंडिया के 10 बॉन्ड खरीदे, 100 रुपए के लिए खरीद लिए 5 साल के लिए। तो इंडिया की क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है ना, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो इंडिया की इकोनॉमी कल ही तो गिरने वाली नहीं है, तो इंडिया जब बॉन्ड इशू करेगी तो अपनी शर्तों पर कर सकती है। जैसे अपनी शर्त क्या कि इंडिया ने बोल दिया कि देखिए हम आपको बॉन्ड तो दे रहे हैं, लेकिन हम आपको जो है 2%, 1%, 1.5% ऐसे इंटरेस्ट पे देंगे, है ना। तो कितने भी इंटरेस्ट पे दें, लेकिन ये जो सी कंपनी है इसके लिए तो फायदेमंद है ना, इसके लिए तो फायदेमंद है, इसके पास तो पैसे जब ये 5 साल बाद मिलेगा तो इंटरेस्ट के साथ आपको इसको पूरा मिलेगा, तो इसको तो फायदा ही है ना। अब इंडिया इतना कम इंटरेस्ट क्यों दे रही है? क्योंकि इंडिया की स्टेबिलिटी, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, और जब इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है तो कोई जो है इनके ऊपर वो नहीं चला सकता अपना। अगर मान लो यही पाकिस्तान की इकोनॉमी होती, उनकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, तो अगर पाकिस्तान कहने लगे हम 1% के इंटरेस्ट पे आपको पैसे देंगे, है ना, मतलब सॉरी बॉन्ड इशू कर रहे हैं हम और 1% के 2% के इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो कोई क्यों खरीदेगा? मान लो उन्होंने बॉन्ड खरीद लिए और पैसे उनको दे दिए, और कल को उनको इकोनॉमी गिर गई, उनके पास नहीं है पैसे, तो वो पैसे कैसे अपने वापस कमाएगा? पीछे पीछे थोड़ी घूमता रहेगा पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के पास खुद के नहीं है, खुद के लिए नहीं है, तो दूसरे को कैसे देगा, है ना। तो उस समय पे जब भी कोई पाकिस्तान के बॉन्ड खरीद सकता है जब उसको बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा हो। रिस्क तो कोई जब ही लेगा ना जब बहुत ही ज्यादा लग रहा हो कि अगर ये काम हो गया तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसे पाकिस्तान ने बोल दिया हम आपको 10-12% का वो देंगे इंटरेस्ट, तो फायदा है खरीदने में, है ना। बाई चांस अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं गिरी तो 10-15% का जो 10-12% का जो उसने इंटरेस्ट दिया है, ये तो बहुत ह्यूज इंटरेस्ट होगा, ये हमारे पास आ जाएगा, है ना, उसमें तो फायदा है। लेकिन वही पाकिस्तान अगर 1-2% का इंटरेस्ट देगा तो 1-2% के इंटरेस्ट के लिए कौन खरीदेगा उससे? पता चला कल को इकोनॉमी भी गिर गई और पैसे भी वहीं दबे रह गए हमारे। लेकिन ऐसी जो इकोनॉमी होती है जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, है ना, यूरोप की और बहुत सारी कंट्री हो गई, इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इनकी इकोनॉमी नहीं गिरने वाली है एक दिन में, एक महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कहीं नहीं गिरने वाली। गिरेगी थोड़ी बहुत गिरेगी, अपने आप उठा लेंगे, थोड़ी बहुत गिरेगी, अपने आप उठा लेंगे, बहुत इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, बड़े आराम से संभाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो ये जो है अपनी टर्म्स पे जो है वो इशू कर सकते हैं, आपने बॉन्ड इशू करके अपनी टर्म्स पे जो है वो दे सकते हैं, क्या होता है? इंटरेस्ट अपनी टर्म पे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो उसके पैसे हैं वो भी कहीं जाने वाले नहीं है। क्यों नहीं जाने वाले? किसी उनके पैसे कहीं पे, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। तो ये बॉन्ड इशू करने का तरीका होता है। तो एक ये भी तरीका होता है जिससे गवर्नमेंट जो है पैसे कमाती है,
है ना। तो मैंने क्या क्या बता दिया, टैक्स कलेक्शन हो गया, बॉन्ड इशू करके कमाती है ना, और क्या और कैसे कमा सकती है, और वो लोन्स वगैरह मैंने बताए। तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा थे इनकी हम बात कर रहे थे, कहां से आएंगे, ये लोन दे रहे हैं उसी से तो आएंगे, लोन से या बॉन्ड इशू करके तो आएंगे, जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं बॉन्ड वगैरह इशू करके तो आएंगे, हाँ बॉन्ड वगैरह इशू करके तो आएंगे, 10 रुपए जो आएंगे। तो ये जो 10, ये जो है, ये जो इनके बीच में गैप आ गया, जितना गवर्नमेंट ने कमाया और जितना खर्च किया, इनके बीच में जो गैप आ गया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफिसिट, इसको कहते हैं डिफिसिट। ये डिफिसिट के बारे में मैंने अपनी करंट अपडेट्स की वीडियो में एक बार पहले भी बात करी है, उसमें हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफिसिट के बारे में बात की थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिफिसिट के बारे में बात की थी। यहां जो डिफिसिट शब्द यूज हो रहा है, देखिए डिफिसिट का मतलब क्या होता है, जितना हम कमा रहे हैं और जितना खर्च कर रहे हैं उनके बीच में जो फर्क होता है उसको डिफिसिट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये डिफिसिट ज्यादा होगा कम होगा, दैट डिपेंड ऑन कितना फर्क आ रहा है दोनों के बीच में। यहाँ 10 रुपए का फर्क आ रहा है तो मान लो डिफिसिट है कुछ, है ना, अभी तो कम ज्यादा हमें पता नहीं है। मान लो अगले साल पे यहाँ पे 120 रुपए का खर्चा होने लगा, कमा अभी 20 हो रहा है, तो 100 रुपए जो है बढ़ गए, सॉरी 20 रुपए हो गए 10 की जगह, तो मतलब डिफिसिट बढ़ रहा है ना। और मान लो अगर यहाँ 100 थे और यहाँ 90 हो गए, तो इसका मतलब डिफिसिट घट गया ना डिफिसिट। तो देखिए जब डिफिसिट जितना बढ़ता चला जाएगा ना, जितना डिफिसिट जो है डी फॉर डिफिसिट है, जितना ये बढ़ेगा उतना कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान है। क्यों नुकसान है, क्योंकि कमा रही नहीं है, खर्च ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, तो फिर उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, और जब लोन लेगी तो चुकाना भी तो पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो वो सब भी तो पैसे जाएंगे, है ना। तो जितना डिफिसिट बढ़ता है उतना गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी होती है किसी भी देश की उसको नुकसान होता है, और जितना डिफिसिट कम होता है उतना जो है फायदा होता है, ठीक है। ये तो हो गया जब कमी आ रही है उसमें। और सरप्लस क्या होता है, सरप्लस क्या हुआ, सरप्लस होगा आपका डिफिसिट का जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा कैसे, जब पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं और कमाई कम जा रहे हैं तो डिफिसिट हुआ, पर जब कमाए ज्यादा जा रहे हैं पैसे खर्च कम हो रहे हैं, है ना, सरप्लस में क्या होगा, मान लो यहां होता 90 रुपए, यहां होता 90 रुपए, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास 10 रुपए बच रहे हैं, गवर्नमेंट के पास 10 रुपए बच रहे हैं ना, 100 रुपए वो कमा रही है गवर्नमेंट, जहां से टैक्स वगैरह जहां से भी कमा रही है, और 90 रुपए खर्च कर रही है, तो इसका मतलब उसके पास 10 रुपए बच रहे हैं। तो ये जो 10 रुपए गवर्नमेंट के पास बच रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरप्लस, ठीक है, इसको बोलेंगे सरप्लस। तो जितना सरप्लस ज्यादा होगा उतना डिफिसिट कम होगा, जितना डिफिसिट ज्यादा होगा उतना सरप्लस कम होगा, जितना सरप्लस ज्यादा होगा उतनी इकोनॉमी अच्छी चलेगी, जितना डिफिसिट ज्यादा होगा उतनी इकोनॉमी नीचे गिरेगी, जितना डिफिसिट कम होगा उतनी इकोनॉमी ऊपर चलेगी, जितना सरप्लस कम होगा उतनी इकोनॉमी नीचे गिरेगी। समझ गए, इन तीनों के बीच में कनेक्शन समझ गया, इकोनॉमी, सरप्लस और डिफिसिट, इन तीनों के बीच में मतलब समझिए, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया पूरा कुछ। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी, फिर भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में, दोबारा कल की जो भी मैं क्लास लूंगा उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफिसिट और सरप्लस। तो इसमें ये भी बताया जाता है डिफिसिट और सरप्लस जो है क्या हुआ है, कि हमको फायदा हुआ है कुछ, मतलब पैसे बच रहे हैं, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है। देखिए 99 बल्कि 100% ही आप मान सकते हो, 99 भी नहीं 100% भी आप मान सकते हो, पर कुछ % चलो एक चांस ले लो, चलो 99.98% ले लो, 0.02% जो है दे दिया कि सरप्लस हो रहा है, क्योंकि सरप्लस आपको किसी भी केस में मिलेगा नहीं, किसी भी कंट्री की आप बात कर लो सरप्लस नहीं मिलेगा। ये कहिए तो फिर भी देशों की बात होगी है, आप अपने घर में ही लगा लो, आप अपने घर में एक बजट बनाया आपने कि मान लो पापा की सैलरी है 20,000 रुपए और हमको इस महीने 19,000 ही खर्च करने हैं, 1,000 रुपए बचाने हैं, 1,000 रुपए है ना, लेकिन कितना भी आप कोशिश कर लो, लेकिन आपके 21,000 ही खर्च होंगे, ज्यादा ही खर्च हो जाएंगे उससे, कितनी भी एस्टिमेट लगा लो। कहीं आप घूमने जा रहे हो, आपने बनाया कि पर बंदा 5,000 रुपए पड़ रहे हैं, अब कितनी भी कोशिश कर लेना 5,000 से फालतू ही पड़ता है 99% केसेस में, हाँ 1-2% केस में कम भी पड़ जाता है ऐसा, लेकिन यहाँ पूरे देश की बात हो रही है, तो यहाँ पे कम तो मतलब सरप्लस होने का तो ना के बराबर ही चांस होता है। और इंडिया जैसे देश में यहाँ पे तो वैसे भी, यहाँ पे कोई टैक्स भी ढंग से नहीं भरता है ना, टैक्स भी भरने के लिए कोई ढंग से भरता नहीं है ना, और काम सबको चाहिए, वैसे सरकार भी कोई बहुत अच्छे काम करती नहीं है, कोई भी सरकार ले लो आप, है ना, लेकिन अब कर रही है, देखो जैसे जैसे काम कर रही है सरकार कर रही है, लेकिन ऐसे काम नहीं करती जैसे करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि हाँ सरप्लस भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमेशा डिफिसिट ही होता है, आज तक डिफिसिट हुआ है, सरप्लस कभी हुआ नहीं है। और फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया डिफिसिट और सरप्लस में फर्क क्या है और इनका इकोनॉमी पे क्या क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो आपका बजट होता है इसमें आपको सब कुछ बताया जाता है कि अगर हमको सरप्लस हुआ है तो कैसे कैसे कहाँ हुआ है, डिफिसिट हुआ है तो कहाँ कैसे कैसे हमने कहाँ से पैसे लिए थे, मतलब टैक्स कहाँ से आया था और कहाँ से हमने कहाँ खर्च किए जिसकी वजह से हमको डिफिसिट इतना हो गया, फिर हमने पैसे कहाँ से उधार लिए, अपने बॉन्ड इशू करे, वो सब इसमें मेंशन होता है बजट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, और क्या चीज मेंशन होती है, और मेंशन होती है आपकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ कमिंग ईयर।
तो बजट में ये भी तो मेंशन होता है, ये जो लास्ट लाइन लिखी है इसमें क्या लिख रही है, बजट में ये भी तो मेंशन होता है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आने वाली है, चाहे किसानों के लिए लेके आए, चाहे हेल्थ सेक्टर के लेके आए, चाहे एजुकेशन सेक्टर के लिए लेके आए, चाहे वुमेन्स के लिए लेके आए, चाहे मेंस के लिए लेके आए, चाहे बच्चों के लिए लेके आए, बच्चियों के लेके आए, किसी के भी लिए लेके आए, चाहे बुजुर्ग लोगों के लिए लेके आए, लेकिन जो भी पॉलिसीज लेके आती है गवर्नमेंट, है ना, वो सब पॉलिसीज भी तो मेंशन होती है इसमें, नई नई पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेके आई वो भी तो सब इसमें मेंशन होती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, हाँ सॉरी, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, वरना मैं बजट बोलूंगा यहाँ पे जो ज्यादा आपको क्लियर रहे। तो बजट जो है, बजट में ये सब चीज भी तो मेंशन होती है, ये जो सारी स्कीम्स होती है, तो ये सब चीजें जो है, जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, ये आपके बजट में जो है मेंशन होते हैं। क्या क्या? पहले कितना पैसा कहां कहां से गवर्नमेंट कमा रही है, दूसरा कैसे बढ़ा सकती है कमाने का अपना प्रोसेस, कैसे कैसे इसको बढ़ा सकती है, तीसरा कि कहां कहां खर्च कर रही है, चौथा डेफिसिट या सरप्लस हो रहा है तो कितना हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, फिर नेक्स्ट आपका कि कौन कौन सी पॉलिसी नई लॉन्च होने वाली है, ये हमारा पूरा बजट में होता है, सब कुछ मेंशन। मैंने आपको सारा बजट के बारे में बता दिया ना, तो डेफिनेशन क्या होती है, नाम क्या होता है ऑफिशियल, और कौन से उसमें आता है आर्टिकल में, फिर मैंने इसमें क्या क्या होता है ये बता दिया। अब आगे कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बजट के बारे में, जो कुछ हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराने क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक दो पॉइंट रखे हैं मैंने, बहुत ज्यादा नहीं रखे, जो आज तक ज्यादा बार पूछे गए वही रखे हैं, बहुत ज्यादा फालतू के पॉइंट नहीं रखे इसीलिए। तो हिस्ट्री की बात करें हम, हिस्ट्री में क्या बोलेंगे हम, पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जो पहला बजट था, फर्स्ट जो बजट था हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत का, जब भारत देश आजाद हो गया था, उसका पहला बजट किसने दिया था और कब दिया था, किसने दिया था और कब दिया था, हमको ये जानना है। किसने दिया था? आर के सुनमुखन चेट्टी। किसने दिया था? आर के सुनमुखन चेट्टी, इन्होंने हमारा पहला बजट दिया था, ये फाइनेंशियल मिनिस्टर थे हमारे, ओके, फर्स्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर। उसके बाद कब दिया था? इन्होंने दिया था 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947, है ना, 1947, 26 नवंबर 1947 को आर के सम्मुखम चेट्टी ने दिया था हमारा पहला बजट, ओके। फिर आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहा है, आगे मैंने एक पॉइंट और लिखा है, फैक्ट की तरह मान लो कि हमारे देश का सबसे ज्यादा बार आज तक बजट किसने पेश किया है, सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है, जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं, ये भी पिछले 4-5 साल से 5 साल से कर ही रही है बजट, तो ऐसे सबसे ज्यादा बार किसने किया है, लगातार की बात नहीं कर रहा मैं, सबसे ज्यादा बार किसने किया इसकी बात कर रहा हूं, लगातार की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा बार किसने दिया, लगातार के भी मेंशन करूंगा कंसेक्यूटिव ईयर्स में किसने कितनी बार दिया है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं लगातार नहीं, सॉरी, किसने कितनी बार सबसे ज्यादा बार दिया है ना, बीच बीच में गैप लेके भी दिया है, ऐसे करके भी, जैसे अब सरकार हो गई बीच में गैप हो गया, फिर दोबारा सरकार हो गई और वो दोनों टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर था तो वो दोनों टाइम में देगा, लेकिन लगातार थोड़ी बीच में गैप आ गया। इसी तरह से कि जो सबसे ज्यादा बार आज तक बजट पेश किया है, अनाउंस किया है, किसने किया है, मोरारजी देसाई जी ने, मोरारजी देसाई जी ने 10 बार दिया है आज तक, 10 टाइम्स दिया है आज तक मोरारजी देसाई जी ने सबसे ज्यादा बार। और इनसे कम बार अगर कोई पूछ ले कि सेकंड जो मतलब दूसरे नंबर पर कौन आता है इसमें सबसे ज्यादा बार दिया है, वो है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम का नाम आप सबने सुना होगा, कांग्रेस के टाइम पे हमारे देश के प्रधान वो थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, बीच में वीडियो बंद हो गई थी, इसकी वजह से रुकना पड़ा मुझे, बीच में वीडियो बंद हो गई थी, फोन आ गया था किसी का, उसकी वजह से कट गया था, मैं एरोप्लेन मोड पर डालना भूल गया था। चलिए कंटिन्यू करते। तो मैं बता रहा था आपको तो जो मोरारजी देसाई हैं, ये 10 बार हमारे देश के जो सबसे ज्यादा बार बजट जिन्होंने पेश किया है, जिन्होंने बजट पेश किया है वो कौन है, मोरारजी देसाई जो है, जिन्होंने जो सबसे ज्यादा बार जिन्होंने बजट पेश किया, कितनी बार, 10 बार। तो देखिए, अगर देखिए मोरारजी देसाई जी जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, अब मैंने आपको कई बार आज के इतिहास की जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें बताया है, कौन से प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारे देश के 4th प्रधानमंत्री हैं, 4थे नंबर के हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, कौन, मोरारजी देसाई जी। अगर मैं शुरू से बताऊं पूरी टाइमलाइन, तो पहले हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इनके बारे में तो सभी को पता है, कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये कब तक रहे थे, ये रहे थे 1964, इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। तो दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हमारे देश के, दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कब तक रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन बने, तीसरे नंबर पे बनी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी कब तक रही, ये रही 1977 तक, और 1977 में इलेक्शन हुए जब, उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई पावर में, जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो जीती, और उस जनता पार्टी की गवर्नमेंट में 1977 में पहले प्रधानमंत्री किसको चुना गया, जो जनता पार्टी थी उसकी गवर्नमेंंट में प्रधानमंत्री चुना गया मोरारजी देसाई को। देखिए, जो मोरारजी देसाई है ना, ये कांग्रेस का हिस्सा है ना, कांग्रेस के हिस्सा थे जो मोरारजी देसाई जी कांग्रेस पार्टी में थे, क्योंकि देखिए अभी जो पहली स्टार्टिंग की 3 है, अभी तक कांग्रेस पार्टी जीत रही है इन पहले तीनों में, है ना, क्योंकि ये देखिए जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं ये भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इंदिरा गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ मैंने बताया जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, किसकी आई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई। तो और मैंने अभी आपको बताया कि जो मोरारजी देसाई जी हैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, फिर ये जनता पार्टी में कैसे पहुंच गए ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए
ये जो है ना, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी 1966 में, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री कब बनी 1966 में, जब जो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनकी मृत्यु हो गई। तो जब ये प्रधानमंत्री बनी यहाँ की, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे आपके कौन, मोरारजी देसाई जी, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट नेता थे उस टाइम पे, जो सबसे मतलब सबसे पुराने नेता ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन जो वहां के एमपी थे, उन्होंने किसको बनाया, उन्होंने बनाया इंदिरा गांधी को, ये कहते कि यूथ लीडर है, यूथ को बनना चाहिए। तो यूथ लीडर जो है उनको जो है बना दिया गया प्रधानमंत्री। इस बात से मोरारजी देसाई जी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, और इसके बीच में बहुत सारी लड़ाई चलती रहती थी मोरारजी देसाई के बीच में। जो मोरारजी देसाई के साथ कुछ एमपी थे, इनके साथ कुछ होंगे, और जो एमपी आपके इंदिरा गांधी जी के साथ थे। उसकी वजह से 1969 में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, जो कांग्रेस थी अपनी कांग्रेस अलग बना ली, मतलब पार्टी को तोड़ दिया। जो उनके साथ एमपी थे उनको अलग लेके चली गई, और उनके पास इतने एमपी थे कि वो अपनी गवर्नमेंट दोबारा से बना सके। तो उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली, किस नाम से, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आर के नाम से। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आर ये हो गई इंदिरा गांधी वाली। और जो बच गए, जो एमपी मोरारजी देसाई जी के साथ में जो बच गए, वो किस पार्टी से हो गए, वो हो गए इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड, ओ फॉर ओल्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड। तो मोरारजी देसाई जब 69 में अलग हो गई दोनों कांग्रेस, तो उसके बाद ही प्रधानमंत्री कौन बना रहा, पार्टी कौन सी पावर में रही, जो इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस थी वो पावर में रही कब तक, 77 तक। लेकिन 77 में फिर इलेक्शन हुए, जब ये जो इन्होंने अपना, इसके बारे में तो मैंने कल ही समझाया है 97 के बारे में जो इलेक्शन हुए थे। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले जो इंदिरा गांधी जी है इन्होंने इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया था, तो 77 में खत्म किया था, 1977 में, 1977 में फिर इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में कौन जीता, जनता पार्टी जीती। जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट थी, उसके साथ मोरारजी देसाई जी की जो कांग्रेस थी वो मिल गई, इन दोनों ने गठबंधन किया है ना, और मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री बना दिया। ओके, चौथे नंबर के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। तो बाकी मैंने इनके बारे में यहाँ पे क्या मेंशन किया कि इन्होंने आज तक सबसे ज्यादा बार, जिसने भी इस फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बार हमारे देश का वो जो आपका अनाउंस किया है, जो आपका पेश किया है बजट, वो किसने किया है, मोरारजी देसाई जी ने 10 बार। ओके, चलिए अब देखते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस किस चीज के चैलेंजेस, देखिए जब बजट पेश हुआ, जैसे अभी बजट पेश हुआ 1 फरवरी को, उससे पहले लोगों ने कुछ अंदाजे लगाए होंगे, बहुत सारे जो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, सब अंदाजे लगाते हैं कि इस बजट में ये होना जरूर चाहिए, ये होना जरूर चाहिए। जो पिछले कुछ सालों में परेशानी आई होती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ काम करे, इसके ऊपर करे, नॉर्मल आदमी ऐसे सोचता है कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए बजट में। इसी तरह से बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी बताते हैं कि हमारे देश ने इस परेशानी झेली थी, तो इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जो है इसके ऊपर काम करना जरूरी है, बजट में इसके बारे में मेंशन होना जरूरी है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस जो बजट आने से पहले, बिफोर बजट, चैलेंजेस बिफोर बजट तो थे, बजट से पहले जो चैलेंजेस थे जिनके बारे में बात हो रही थी, उन बजट की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या क्या चीजें थी वो, ऐसे क्या चैलेंजेस थे। पहला पॉइंट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, नौकरी ना होना, उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट और हिंदी में बेरोजगारी, जॉबलेसनेस, नौकरी ना होना। तो जो दर है, जो रेट मतलब दर, जो नौकरी ना होने का, बेरोजगारी का दर है, दर्द नहीं, दर्द की बात नहीं कर रहा हूं, दर्द भी है नौकरी ना होने का, लेकिन फिलहाल यहाँ रेट की बात कर रहा हूं। रेट मतलब दर, जो दर है अनएम्प्लॉयमेंट का, नौकरी ना होने का, बेरोजगारी का, वो जो है हमारे देश में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। और कोरोना वायरस के बाद तो बहुत ह्यूज अमाउंट से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एकदम शूट हो गया एकदम से ऊपर, है ना, जैसे रॉकेट शूट होता है ना, एकदम से ऊपर जाता है, इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत तेजी से ऊपर चला गया, बेरोजगारी दर भी बहुत तेजी से ऊपर चला गया है। तो अगर मैं बताऊं आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अकॉर्डिंग टू सम सर्वे, है ना, कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, कुछ एस्टिमेट्स और कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी अर्बन क्या है, अर्बन क्या है, और दूसरी बात करूंगा मैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। ठीक है, अर्बन जहां पे भी लिखा हो ना, तो ये समझ ले, जहां पे भी अर्बन मेंशन हो, उसका मतलब है कि शहरों की बात हो रही है, जो शहरी इलाके होते हैं उनको अर्बन बोलते हैं, और रूरल मतलब जो गांव वाले इलाके होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रूरल। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अर्बन, जो शहरी इलाके हैं, वहां पे कितनी दर है, वहां पे कितनी परसेंटेज है, वहां पे कितना दर है जो अनएम्प्लॉयमेंट का या बेरोजगारी का बढ़ा है, कितना, 10%। 10% है जो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी का दर है, कहां पे, शहरी इलाकों में। और गांव वाले इलाकों की बात करें कि वहां पे जॉब नहीं है लोगों के पास, वो कितना है, गांव वाले इलाकों का है 7.5%। तो ये बहुत ह्यूज दर है, ये बहुत ह्यूज रेट है, 7.5%। हाँ, ये बहुत ह्यूज रेट है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का हो रहा है, ये जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, कोरोना के बाद तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट जरूर बात करे, ये एक चैलेंज था कि जो लोग सोच रहे थे कि इसके ऊपर गवर्नमेंट जरूर बात करे,
जो बात करें, नई नई पॉलिसीज लेके आए लोगों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है, नई नई जॉब वगैरह लेके आए, बहुत सारी स्कीम्स लेके आए उनके लिए जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए कुछ ना कुछ काम करे गवर्नमेंट इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका रशिया यूक्रेन वॉर। जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो, उसने क्या फर्क डाला है हमारी इकोनॉमी पे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे? देखिए, वैसे हमारी पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाला है, क्योंकि ऐसी हम बहुत बड़ी चीज को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वहां से इंपोर्ट नहीं करते, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट नहीं करते, और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमको जो फायदा हुआ, थोड़ा सा फायदा कुछ हुआ है। क्या फायदा हुआ है कि हमको सस्ते अमाउंट में तेल मिल पा रहा है रशिया से। हमारा जो तेल लेने की कैपेसिटी है ना रशिया से, ये जब तक वॉर शुरू नहीं हुई तो 0.5% के आसपास थी, या 0.3% के आसपास थी। लेकिन अब जो है रशिया 10% से ऊपर पहुंच गया हमारे तेल लेने में। हमने जहां से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं या फिर कच्चा तेल ले रहे हैं, कहां पहुंच गया? 10% से ऊपर। तो हमने रशिया से इस दौरान जब ये लड़ाई चल रही है बहुत सारा तेल लिया, बहुत सारा तेल लिया रशिया से हमने, ठीक है। इस दौरान जो ये लड़ाई चल रही है, ये तो हमको थोड़ा सा फायदा हुआ क्योंकि हमको थोड़ा सस्ता तेल मिल गया, और देशों के अलावा, क्योंकि और देशों ने तो बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ा रखा है पैसे का, है ना। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ है कि हमको तो मान लिया तेल मिलने में तो आसानी हो गई, लेकिन जो और ज्यादा और सारी कम्युनिटी होती है, कमोडिटी नहीं, कमोडिटी जो होती है, कमोडिटी मतलब कोई भी और चीजें होती हैं, कोई भी और चीजें होती हैं, उनका रेट जो है, उनका पैसा जो है, उनका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सबसे ज्यादा इंडिया पे किस चीज के प्राइस बढ़ने का फर्क आया है? सबसे ज्यादा फर्क आया फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो हमारे खेतों में लगाए नहीं जाते, किसान लगाते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, जो फर्टिलाइजर लगाए जाते हैं, जो खाद वगैरह और ये सब लगाए जाते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जो पूरी दुनिया एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करती है ना, जो सब पूरी दुनिया खरीदती है, सबसे ज्यादा कहां से खरीदती है? इंडिया हो गया, यूएस भी हो गया, है ना, ये बड़े बड़े देश, चाइना वगैरह, कहां से खरीदते हैं फर्टिलाइजर? रशिया से, है ना। और जो रशिया पे आपने इतने सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, है ना, तो ये आप ये नहीं चाह रहे कि कोई वहां से तेल खरीदे, ऑयल कैप पे प्राइस लगा दिया, और बहुत ज्यादा वो चल रहा है, लगातार लड़ाई में भी है रशिया। तो ये जो फर्टिलाइजर की प्राइस है तो बढ़ी जाएंगे, है ना। और ये जो प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा इंडिया को सबसे ज्यादा फर्क हुआ है। और भी कम्योडिटीज के प्राइस बढ़े हैं, लेकिन बहुत सारी कम्योडिटी ऐसी इंडिया अपने यहाँ पे बनाता है ना कहीं से कर लेगा काम, लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो रशिया से ही आएगा, है ना। और इसके प्राइस जो है बढ़ गए बहुत ज्यादा, है ना। और इससे किसको फर्क पड़ रहा है? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्क पड़ रहा है। जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी वाला जो हमारा खेती बाड़ी वाला सेक्टर है, उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वहीं पे तो यूज होते हैं फर्टिलाइजर, तो वहां पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो ये भी फर्क आया है रशिया यूक्रेन वॉर से। और भी बहुत सारी कमोडिटीज हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक कमोडिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का अगर हिंदी में कोई मतलब आपसे पूछ लो तो क्या होता है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन होता है महंगाई। क्या होता है? महंगाई होता है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई। इन्फ्लेशन जो हिंदी में महंगाई बोलेंगे, इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन कैसे बहुत ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जो मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूँ, फिर इंडिया पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है? देखिए, अगर आप देखने लगो ना, पूरी दुनिया का रेट देखने लगो, कितना कितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, या फिर कितना कितना दर बढ़ गया है परसेंटेज के मुकाबले इन्फ्लेशन का, तो इंडिया तो बहुत नीचे है। इंडिया में तो बहुत मिनिमल सा बढ़ा है। और कंट्री से अगर मैं कंपेयर करने लगूं, अगर आप और वैसी कंट्री से कंपेयर करने लगो ना, यूएस वगैरह, यूके वगैरह, है, ये सब जो यूरोपियन कंट्री है या फिर और आसपास की कंट्री है, उनका तो इतना ह्यूज अमाउंट में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, उनके यहाँ महंगाई दर इतना बढ़ रहा है कि आप सोच ही सकते कितना बढ़ रहा है ना। इंडिया में तो बहुत कम बढ़ रहा है, बढ़ रहा इंडिया में भी रहा है ना। ये क्यों बढ़ रहा है महंगाई दर, है ना? देखिए, पहले तो कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस आ गया, है ना। उससे थोड़ा बहुत सुधरना शुरू ही किया था, जो उसने डेंट डाला था, जो उसने परेशान किया था, उससे थोड़ा बहुत इकोनॉमी में जो है अपना दोबारा से डेवलप होना, दोबारा से राइज होना, दोबारा से इंक्रीज होना शुरू ही किया था। फिर दूसरा काम किसने कर दिया? रशिया यूक्रेन वॉर में। रशिया यूक्रेन वॉर ने दूसरा काम कर दिया, है ना। दूसरा डेंट जो डाल दिया वो किसने डाल दिया? अभी पहला वाला डेंट सही हुआ। डेंट क्या होता है आप जानते हो? डेंट होता है, देखिए, जो गाड़ी होती है ना, जब वो कहीं ठुक जाती है तो जो उसका जो बॉडी होती है वो अंदर को पिछक जाती है, ऐसे करके अंदर को दब जाती है ना, उसको बेसिकली डेंट बोलते हैं, है ना। तो ये उसी को इस वाले यूज में भी उसको इस वाले इसमें भी यूज कर लेते हैं, इस टर्म को, डेंट को। जो पहला डेंट कोरोना वायरस ने डाला था वो अभी तक सही नहीं हुआ है, उसकी वजह से पहली महंगाई बढ़ रही है। दूसरा डेंट किसने डाल दिया? रशिया यूक्रेन वॉर ने इंटरनेशनल मार्केट में। कैसे डाल दिया? क्योंकि जो रशिया के ऊपर तो इतना सारा सैंक्शन लग गए, जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे तो जो रशिया से क्रूड ऑयल आता था उसको बहुत सारी कंट्रीज ने लेना बंद कर दिया। हालांकि इंडिया लेता है, और भी 2-3 कंट्री जैसे चाइना लेता है, और अच्छे रेट में, डिस्काउंटेड रेट में इनको तो मिल रहा है, और कंट्री को रशिया दे भी नहीं रहा डिस्काउंटेड रेट में, सही बात है जो, है ना। और बाकी बचा कुचा जो कंट्रीज ले भी नहीं थी, उसके ऊपर भी जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज और ये सब है, ये उसके ऊपर भी बचे कुछ जो है वो क्या लगा दे रही है? उसके ऊपर ऑयल कैप लगा दे रही है। ऑयल कैप मतलब $60 प्रति बैरल। बैरल क्या होता है? जितना वो मिलता है, मतलब एक जो टैंकर सा होता है उसमें जो पूरा वो आता है ना, तेल आता है, जो क्रूड ऑयल आता है, उसको वो पूरा बैरल का होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये बैरल जो है वेट की एक टर्म है,
है ना, वेट की एक यूनिट है। तो ये यूएस वगैरह में यूज होती है, हमारे यहाँ तो केजी वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। तो जो बैरल है, जो एक बैरल का जो वो मिलेगा ना तेल, वो $60 का मिलेगा, यूएस का जो $60 है। और बेसिक जो अगर नॉर्मल देखा जाए कितना रेट चल रहा है इस टाइम पे तेल का नॉर्मल मार्केट में, रशिया की बात नहीं कर रहा मैं, तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, हमको डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट की बात करूं तो हमको फिलहाल 70 के आसपास मिल रहा है। देखो एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, लेकिन $70 के आसपास हमको मिल रहा है। इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, कम भी हो सकता है, 1% 1 डॉलर हो, लेकिन इसके आसपास ही मिल रहा है हमको चाइना को। लेकिन जो ओवरऑल वर्ल्ड को मिल रहा है ना, वो 100 के आसपास चल रहा है, $100 के आसपास, $100 प्रति बैरल के आसपास। ये यूएस डॉलर की बात हो रही है ना, $100 प्रति बैरल के आसपास। और किसी किसी को बहुत ज्यादा भी मिल जा रहा है, किसी को इसके पास पास मिल जा रहा है ना। और आप क्या चाह रहे हो, रशिया सबको बेचना शुरू कर दे $60 पे। अब देखिए ऑयल कैप क्यों लगाया है, ये क्या होता है ऑयल कैप। बेसिकली ऑयल कैप होता क्या है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इन लोगों ने क्या किया, पहले उन्होंने बहुत कोशिश करी कि कोई भी रशिया से तेल ना खरीदे, है ना। क्योंकि ये यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है, तो इसलिए कोई भी तेल ना खरीदे। लेकिन कंट्री मान नहीं रही, क्योंकि और किसी कंट्री से खरीद रही, सऊदी अरेबिया जैसे से, वो लोग इससे फायदा उठा रहे हैं किस चीज का, कि रशिया से वो खरीद नहीं पा रही, तो इन्होंने अपने यहाँ के तेल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। जैसे बजट है हमारा, है ना, अब बजट में जो है सब चीज के पैसे बताए जाते हैं, कितना पैसा किसके लिए चाहिए। दुनिया में जो सबसे बड़ी जो कंट्री है ना, जो सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करती है, जिनके यहाँ 1% भी नहीं मिलता जमीन के नीचे, बाहर से मंगाती है सारा का सारा, वो कौन कौन सी है, इंडिया एंड चाइना। इनके यहाँ 1% तेल नहीं मिलता है, क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोलियम वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह, डीजल वगैरह बनते हैं, तो इनको बाहर से मंगाना पड़ता है सारा का सारा। तो इनका जब हम अपनी बजट की बात करते हैं ना, तो हमारे बजट का 50% से ज्यादा पैसा तो इसी चीज के लिए मेंशन होता है। किस चीज के लिए, ये जो तेल वगैरह होता है इसी के लिए मेंशन होता है हमारे देश का। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, चाइना की बात नहीं कर रहा, चाइना में भी होता है, लेकिन फिलहाल हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया का आधे से ज्यादा पैसा इसी के ऊपर मेंशन होता है। किसके ऊपर, इसी के लिए सैंक्शन होता है, मेंशन नहीं सैंक्शन होता है, मतलब इसी के लिए दिया जाता है। किसके लिए, जो हमारा पेट्रोलियम वगैरह, मतलब क्रूड ऑयल के लिए, कच्चा तेल जो होता है क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। तो इंडिया को तो मंगाना पड़ेगा, लेकिन रशिया से अगर इंडिया नहीं मंगाता है, जो उसको डिस्काउंट रेट में दे रहा है, तो सऊदी अरेबिया वगैरह जो है वहां से $100 के आसपास में खरीदना पड़ेगा। ये महंगा पड़ रहा है, अभी इंडिया को $70 के आसपास में मिल रहा है, तो सस्ता ही खरीदेगा ना। हमको ऐसा तो है नहीं कि 2-4 किलो या 2-4 बैरल मंगाना है, थोड़ा सा मंगा दिया, एक बार थोड़े बहुत रुपए फालतू दे दिए तो कोई बात नहीं, हमको तो मंगाना ही है। हमारी जो कोई भी चीज चलती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे चलती है, इतनी सारी गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी फैक्ट्री चल रही है, कुछ भी काम हो रहा है, सब कुछ ये तेल वगैरह इन्हीं पे हो रहा है ना। तो हमको तो चाहिए ही चाहिए, जितना भी ह्यूज, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली इंडिया और चाइना है, तो इंडिया को चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से इंडिया जो है यहाँ से मंगा रही थी कंटिन्यू, और भी बहुत सारी कंट्री मंगा रही थी। तो जब इन कंट्रीज पे ये नहीं बनी, यूएस वगैरह और जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है, जो भी यूरोप की जो कंट्रीज है, इनको ये नहीं हुई कि कंट्री तो रुक नहीं रही है इनके कहने से, ये तो सब मंगा रही है। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है अब आप मंगा रहे तो मंगा लो, लेकिन जो हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊंचा, जो सबसे ज्यादा प्राइस होगा ना, वो 60 बैरल तक होगा। अगर 60 बैरल तक रशिया आपको दे रहा है, $60 प्रति बैरल तक, तो आप ले लो। उससे ज्यादा में दे रहा है तो मत लो, है ना। अब ये हमने आइस कैप लगा दिया, आपको इसी हिसाब से लेना है। अब रशिया ने क्या बोल दिया जब आइस कैप लगाया, तो देखो जिसको $60 तक लेना है ना, उसको हम दे ही नहीं रहे, है ना। हम जो सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं कौन, इंडिया और चाइना, हमारे यहाँ से तो वो ले रहे हैं, 70 बैरल में वो लेके खुश है, हम तो उनको दे देंगे। क्योंकि देखो इंडिया के ऊपर तो ऐसा कोई प्रेशर है नहीं कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज की बात माननी पड़ेगी, है ना। अब तो इंडिया इतना सेल्फ वो है सफिशिएंट कि अपने जो फैसले वो कर सके, और जो कर भी रहा है। तो रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, अपने फैसले ले भी रहा है ना। तो इंडिया तो लगातार खरीद रहा है, तो रशिया ने भी कह दिया कि आप हमारे यहाँ से मत खरीदो, जिसको $60 प्रति बैरल में खरीदना है, इनको वेस्टर्न कंट्रीज यूएस वगैरह की बात माननी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा है कि जब वो या तो रशिया से खरीदो और यूएस को पीछे हटा दो, यूएस को धक्का मारो, उसकी बात ना सुनो, या फिर सऊदी अरेबिया वगैरह से महंगा तेल खरीदो। अब जब महंगा तेल खरीदोगे, सब चीज तेल के ऊपर चल रही है, तेल महंगा मिलेगा तो सब चीज महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, सब कम्युनिटी महंगी हो जाएगी, कमोडिटी महंगी हो जाएंगी, सब सामान महंगा मिलने लगेगा, खाने का, पीने का, कुछ भी करने का सामान, कुछ भी सामान हो सब महंगा मिलने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है हर साल बताई जाती है कि हमारी जीडीपी कितनी कितनी बढ़ सकती है, कितने परसेंट ग्रो करेगी, पिछले साल कितनी ही, नेक्स्ट ईयर जो है कितनी हो जाएगी, कितनी ग्रो करेगी। जैसे ये बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एस्टिमेट, जो बताती हैं कि हमारा अंदाजा है इस बार इतनी बढ़ेगी। जैसे इंडिया की 2023 में कितनी बताई गई है, 2023 में बढ़ेगी इंडिया की 6.1% की दर से, है ना, और 2024 में 6.8% की दर से, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा दर से बढ़ रही है इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पे, जब तो इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोला जाता है। खाली 2023 की बात अलग हटा दें, तो 2023 में सबसे ज्यादा तेज किसकी बढ़ रही है, आपकी सऊदी अरेबिया का 8.7%,
से बढ़ रही है सऊदी अरेबिया का। लेकिन सऊदी अरेबिया की क्यों बढ़ रही है ऐसी? ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इतना महंगा महंगा तेल बेच पा रहे हैं बड़े आराम से सब कंट्रीज को। लेकिन ये कब तक बेच पाएंगे? कल को रशिया और यूक्रेन की वॉर खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, तो उसके बाद सैंक्शन हट जाएंगे, सब कुछ हट जाएगा, फिर रशिया दोबारा आ जाएगा मार्केट में, फिर तो आपको सस्ता करना पड़ेगा। तो ये तो एक समय का बात है, समय की बात है जो इनको इतनी सारी वो मिल रही है, इनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। वरना तो सबसे तेज इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है पिछले 5-7 सालों से, 5-10 सालों से, 10 तो नहीं पर 7-8 सालों से। कौन सी कर रही है? इंडिया की कर रही है लगातार। जैसे मैं आपको 2023 का बताऊं, 2023 में इंडिया की एस्टीमेट क्या करी गई है? 6.1%। वहीं पे चाइना की कितनी करी गई है? चाइना की करी गई है 5.2%। ठीक है। यूके की कितनी करी गई है? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की 0.6%। फिर रशिया की कितनी करी गई है? रशिया की करी गई है 0.3%। यूएसए की कितनी करी गई है? यूएसए की करी गई है 1.4%। तो जितनी भी आपको मैंने बताई है सब में बस एक ही की ज्यादा, ये 2023 की बात करता हूँ, मैंने 2024 की लिखी थी। तो इंडिया की सबसे ज्यादा वैसे देखी जाए बस सऊदी अरेबिया के बीच में ज्यादा आ रही है 8.7%। ये क्यों आ रही है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी तो ये तेल बहुत अमाउंट में बेच रहा है। अगली साल नेक्स्ट ईयर जब ये वॉर खत्म हो जाएगी, अभी हो जाए 6 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए, जब भी खत्म होगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नीचे आना पड़ेगा प्राइस को भी, नीचे लाना पड़ेगा प्राइस को भी, क्योंकि रशिया जो दोबारा लौट के आ जाएगा, सब सैंक्शन वगैरह हट जाएंगे। उसके बाद फिर ये जो ग्रोथ है वो नहीं होगी इतनी, है ना। फिर इंडिया की ग्रोथ और ऊपर इंडिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी दोबारा से, है ना। सबसे फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगी। तो 2023 की 6.1% और 2024 की 6.8% बताई गई है। लेकिन अगर इसको हम और पीछे वाले सालों से कंपेयर करें ना, 2021 से, 2020 से, 2020 को हटा देते हैं, 2020 में कोरोना वायरस की वजह से बहुत मतलब बहुत अच्छी नहीं थी और चीजों के कंपेयर में बहुत कम थी। तो 2020 को हटा दो तो 2019 की, 18 की जितनी दर से, जितनी तेजी से उस टाइम पे बढ़ रही थी, उतनी तेजी के मुकाबले नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है 7.8% की भी दर से बढ़ी है हमारी जो इकोनॉमी है। अभी तो 6.1 और 6 से 7 के बीच में चल रही है, तो इनके मुकाबले कम है ना। इस चीज के ऊपर ही बात होगा कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देखिए अगर एक्सपोर्ट की बात करूं, इंडिया के एक्सपोर्ट तो बढ़ रहे हैं, साल दर साल बढ़ते चले आ रहे हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ इंडिया के इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, है ना। ये दिक्कत है। ये क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है क्यों? मैंने अभी आपको डिफिसिट समझाया था। ये क्या होता है कि जितना हमारे पास पैसा है और जितना हम कमा रहे हैं और जितना खर्च कर रहे हैं, इनके बीच में फर्क होता है। तो जितना ज्यादा हम खर्च कर रहे होंगे, जितना कम कमा रहे होंगे, जितना इनके बीच में फर्क होगा, उतना नुकसान है, उतना नेगेटिव में, जितना नेगेटिव में फर्क होगा। नेगेटिव का मतलब जितना ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, जितना कम हम कमा रहे हैं, वो डेफिसिट होता है। और जितना डेफिसिट ज्यादा होगा उतना तुमको, आपको नुकसान है, जितना डेफिसिट कम होगा उतना आपको फायदा है। उसी तरह इसमें होता है ट्रेडिंग में, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है। मान लो आप यहां देख देता हूं, ये हो गया इंपोर्ट, ये हो गया एक्सपोर्ट। मान लो आप जो सामान खरीद रहे हो, जब हम सामान किसी कंट्री से खरीदते हैं, किसी देश से खरीदते हैं, तो हमको उसको पैसे देने पड़ते हैं, है ना। हम किसी दुकानदार से सामान खरीदेंगे तो हमको सामान देंगे, हम उसको पैसे देंगे, ऐसे होता है ना। उसी तरह हम किसी कंट्री से कोई चीज खरीदते हैं तो हमको उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने इंपोर्ट किया $100, ₹100 का, ₹100 की बात करते हैं, ₹100 का हमने इंपोर्ट किया, मतलब जो सामान हमने इंपोर्ट किया है उसके लिए हमने ₹100 उसको दिए, तो ₹100 का तो हमने इंपोर्ट कर लिया। और एक्सपोर्ट, हमने जो अपना सामान बेचा, अगर हम किसी दुकानदार को अपना सामान बेच के आए तो वो हमको पैसे देगा ना। तो जब हम किसी को अपना सामान बेचेंगे तो वो हमको पैसे देगा। और हमने जो बेचा, वो हमने बेचा ₹90, ₹190 का बेचा हमने, है ना। बेचा हमने ₹90 का है, ₹100 का हम खरीद रहे हैं, तो इसमें ₹10 का जो है नुकसान हो रहा है ना, ₹10 का नुकसान हो रहा है। ये ₹10 का नुकसान है, यही डेफिसिट है ना। तो इंडिया के एक्सपोर्ट तो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इंपोर्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो बीच का जो गैप है ना, ये कम ही नहीं होकर दे रहा। जब तक ये गैप कम नहीं होगा, जब तक नुकसान ही नुकसान है इंडिया को। तो ये भी, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम करेगी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी जो है मेंशन किए गए थे यहाँ पे। ओके, चलिए अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं हमारे बजट के बारे में। इसके बाद देखिए मैं आपको एक चमत्कार दिखाऊंगा, एक साथ से आपको पूरी स्लाइड चेंज हो जाएगी, है ना। और जब वो स्लाइड चेंज हो जाएगी, उसके बाद आपको बजट के जो पॉइंट्स है वो मैं आपको मेन पॉइंट सीधे सीधे समझाऊंगा, जो पॉइंट जो बजट में बोले गए हैं। ये मैंने पूरा बैकग्राउंड दे दिया आपको बजट के बारे में, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। पहले देखते हैं क्या है, पहला फैक्ट क्या है। जो निर्मला सीतारमण जी है, निर्मला सीतारमण जी कौन है? हमारे देश की इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने बजट पेश किया है, वो कौन बन गई है? बिकम ओनली 6th फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अनाउंस 5 कंसेक्यूटिव टाइम द बजट ऑफ इंडिया 2019 से 2023 तक। तो आज तक जिन्होंने लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक। यहां पे हमने क्या बात की थी, जब मोरारजी देसाई की बात कर रहे थे 10 बार इन्होंने किया है, जब लगातार की बात नहीं कर रहे थे। अब जो है लगातार की बात करेंगे। देखिए इन्होंने जो 10 बार किया है ना, 10 बार में इन्होंने 8 बार तो किया है जो मेजर बजट होता है। मेजर बजट कौन सा होता है? जैसे 2023 का हुआ। और 2 बार किया माइनर बजट।
माइनर बजट क्या होता है, देखिए जो साल ऐसे होते हैं ना जिसमें इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे अगले साल होंगे इलेक्शन, 2024 में इलेक्शन होंगे, तो 2024 में जो निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी ना, उसको बोलेंगे मिनी बजट। क्यों? क्योंकि जो बजट पेश करना होता है जब तक इलेक्शन नहीं होते तभी तक करना होता है, उसके बाद तो जो नई सरकार आती है उसको करना होता है। भले मोदी जी की सरकार दोबारा आ जाए, भले प्रधानमंत्री सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा से कौन बन जाए, निर्मला सीतारमण जी बन जाए, फिर ये मेजर बजट लेके आए, लेकिन जब तक पता नहीं है किसी सरकार आएगी कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, तो तब तक के लिए जो बजट पेश किया जाता है, क्योंकि इलेक्शन जो होंगे वो अप्रैल के बाद ही होते हैं, मई वगैरह में जाके होते हैं, है ना, तो इस वजह मतलब मार्च अप्रैल में होते हैं, लेकिन रिजल्ट तो उसके बाद ही आता है मई वगैरह में जाके। तो जो ये समय होगा इसके लिए जो बजट पेश होगा उसको मिनी बजट बोलते हैं। तो इन्होंने 8 बार मेजर बजट किया, 2 बार मिनी बजट किया है। तो अभी तक यहाँ पे 6 ये जो 5 बजट की बात हो रही है, ये हो रही है मेजर बजट की बात। अब नेक्स्ट ईयर जो है मिनी बजट पेश कर देंगे, अभी तक तो मेजर बजट की बात हो रही है, ठीक है। तो जो मेजर बजट ये किया है लगातार 5 बार, ऐसे आज तक हमारे देश में 6 ही वो हुए हैं, कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जिनमें से छठी कौन बन गई है, 6 कौन बन गई है, निर्मला सीतारमण। इससे पहले कौन कौन हुए हैं, इससे पहले एक तो मोरारजी देसाई हो गए, है ना, मोरारजी देसाई हो गए, फिर मैंने पी चिदम्बरम का नाम दिया था जिन्होंने 9 बार दिया है, तो पी चिदम्बरम हो गए, है ना। कौन कौन हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, यहां लिख देता हूं मोरारजी देसाई, ठीक है, पी चिदम्बरम, फिर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को तो आप सभी जानते हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और पता है इनके बारे में एक और शब्द जान लीजिए, ये गवर्नर भी रह चुके हैं, कहां के, आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन, ये जो है आपके ये मनमोहन सिंह जी, ये इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे भारत के, इसी वजह से क्या भी रह चुके हैं, वो भी रह चुके हैं गवर्नर भी, कहां के, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। 3 नाम ये हो गए। चौथा कौन, अरुण जेटली। अरुण जेटली कौन है, अरुण जेटली जब मोदी जी की गवर्नमेंट 2014 से लेकर 2019 के बीच में थी ना, उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन था हमारे देश के, अरुण जेटली जी, ठीक है। अब इनकी मृत्यु हो गई है ना, लेकिन उस टाइम पे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली जी। उसके बाद कौन, यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा। तो 5 तो ये हो गए, कौन कौन, मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा। और 6 कौन बन गई आपकी, निर्मला सीतारमण, ये आपकी 6 बन गई, ठीक है। तो ये 6 हो गई हैं, 6 हो गई हैं जिन्होंने क्या किया, जिनको क्या मिला है, जिनको आपका जिन्होंने लगातार 5वीं बार बजट पेश किया, ठीक है। अगली बार 6 बार कर देंगे, लेकिन वो माइनर बजट होगा, और दोबारा से उनकी पार्टी आ गई, दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बनी, तो हो सकता है ये भी 10 बार कर दे बजट पेश लगातार, वो फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी जो है ये जो इनके बराबर पहुंच जाए, आपकी जो आपके ये है मोरारजी देसाई जी के बराबर पहुंच जाए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मतलब फैक्ट क्या है, देखिए। In 2023, third time budget is announced digitally through tablet। देखिए हमारा जो बजट है ये 2021 से पहले, 2021 से पहले, इसका मतलब 2020 तक हमारा बजट जो है पेपर्स पे वो हुआ था, पूरी डॉक्यूमेंट बनते था, पूरे पेपर्स होते थे, उन पे बोला जाता था ये हमारा बजट है, ये उस पे लिखा हुआ होता था। लेकिन 2021 से निर्मला सीतारमण जी ने क्या शुरू कर दिया कि अब हमारा बजट जो है डिजिटली चलेगा, क्योंकि हमारी जो निर्मला सीतारमण जी कब बनी थी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री ये बनी थी 2019 में, जब मोदी जी की सरकार दूसरी टर्म में आई थी, मोदी वो जो अपनी बीजेपी 2.0 आई थी ना, उस टाइम पे एनडीए 2.0 आई थी उस टाइम पे। तो 2021 से हमारा जो बजट आ रहा है ना वो डिजिटली आ रहा है, पेपरलेस आ रहा है ना। वो कहां पे वो पढ़ा जाता है, जो टैबलेट होते हैं ना, टैबलेट जो होते हैं फोन जैसे, उनके ऊपर पढ़ा जाता है। तो ये जो 2023 वाला है ये तीसरी बार हुआ है जो हमारा उसमें पढ़ा जा रहा है, डिजिटली पढ़ा जा रहा है, टैबलेट में पढ़ा जा रहा है। सबसे पहली बार 2021 में हुआ था। फिर एक और फैक्ट जान लेते हैं, एक और फैक्ट क्या है, जो ये बजट शब्द है ना, ये जो बजट शब्द है ये कहां से, कौन सी भाषा से आता है, ये आपका फ्रेंच भाषा से ओरिजिनेट हुआ है। फ्रेंच भाषा, फ्रेंच होती है ना, फ्रांस देश है वहां की भाषा होती है, वहां पे एक शब्द है, एक वर्ड है, क्या नाम है उसका, बुगाटे। बुगाटे, देखिए थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है, अगर किसी को आती हो फ्रेंच तो बता देना मुझे भी, हाँ तो और मुझे आती नहीं है इस वजह से मुझे नहीं पता, शायद प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, लेकिन जो देख के बन रहा है मेरे हिसाब से वो तो बुगाटे ही बन रहा है। तो बुगाटे जो है, बुगाटे नाम का एक शब्द है, मतलब बुगाटे एक शब्द है, उसी से ओरिजिनेट हुआ है आपका बजट शब्द। और बुगाटे का मतलब क्या होता है, बुगाटे का मतलब होता है लेदर बैग। क्या मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज में बुगाटे का, लेदर बैग। अब ये लेदर बैग क्या होता है, लेदर बैग क्या होता है, देखिए लेदर बैग मतलब क्या, मतलब लेदर बैग से फाइनल जो हमारा ये बजट है इसका मतलब क्या मतलब है, देखिए 2019 से पहले, 2019 से पहले जो हमारा बजट आया करता था ना, तो पूरा डॉक्यूमेंट बन के आया करता था, कि 2021 के बाद ही टैबलेट में आने लगा, इससे पहले तो पेपर में भी आता था, उससे पहले तो पेपर में आता था, जो ये पूरा डॉक्यूमेंट बन के आता था पेपर में पूरी एक कॉपी होती थी, ये एक लेदर के बैग में रखी हुई होती थी, और वो फिर लाई जाती थी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है वहां से, और पार्लियामेंट के लिए, और वहां पे पढ़ी जाती थी, संसद के में लाई जाती थी, फाइनेंस मिनिस्टर लाते थे, फिर वहां पे वो पढ़ी जाती थी, पेश किया जाता था बजट, है ना। लेकिन 2019 के बाद पे
एक नया एक चीज जो है वो चेंज कर दी। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। क्या चेंज कर दी? अब जो हमारा बजट आता है ना वो लाल लाल कलर के कपड़े में आता है ना। देखिए ये जो लेदर बैग वाला जो था ना, ये कल्चर था, ब्रिटिश कल्चर, ये अंग्रेजों का कल्चर था, हम उसको अभी तक फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है, तो जो हमारे यहाँ पे पुराने पुराने बही खाते होते हैं और बड़े बड़े जो होते हैं सुनार वगैरह के पास चले जाओ, उनके पास जो सारा कुछ रखा होता है, कैसे रखा होता है, ये सब जो बही खाते होते हैं लाल कलर के कपड़े में बंधे हुए रखे होते हैं ना, लाल कलर का बड़ा कपड़ा होता है या फिर लाल कलर की बड़ी सी कॉपी होती है, उसमें सब लिखा होता है। तो निर्मला सीतारमण जी ने 2019 के बाद इंडियन कल्चर के हिसाब से, जो इंडिया का कल्चर है उसके हिसाब से जो हमारा बजट है वो लाल कलर के कपड़े या लाल कलर के बैग में आने लगा था, है ना। और जब तक पेपर में आया जब तक भी उसी में आता था, अब जो टैबलेट आता है ना वो टैबलेट भी लाल कलर के बैग में या लाल कलर के कपड़े में आता है, फिर उसको लाके वहां पे खोल के और फिर वहां पे पढ़ा जाता है, बजट जो है पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया, किसके लिए? ये हो गया था बजट के लिए। अब बजट को आगे कंटिन्यू रखते हैं, देखेंगे बजट में पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, अब आप एक चमत्कार देखेंगे एकदम से स्लाइड से। तो अगर मैं बजट की बात करूं, अब हमने सारा डिस्कस कर लिया, जो पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करना था बजट के बारे में। अब हम बात करते हैं बजट में हमको क्या क्या दिया गया है। बजट जो है हमारा, उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमको दी गई हैं, जो चीज हमको जानने वाली जरूरी चीजें होती है। देखिए, तो पहले हम जो बात करते हैं, हमारा जो टोटल बजट है कितने का बना है। देखिए, जो हमारा टोटल बजट बना है, ये बना है $5.50 बिलियन। ठीक है, $5.50 बिलियन का ये हमारा बजट बना है। ये यूएस डॉलर की बात हो रही है। कौन से डॉलर की? यूएस डॉलर की। और अगर इंडियन रुपी की बात करें, इंडियन रुपी में कितना बना है, तो 405.03 करोड़ लाख करोड़ सॉरी 450.03 लाख करोड़ रुपए का ये हमारा जो है पूरा बजट बन रहा है। इतना बजट जो है हमारा, जो भी सरकार है इतने पैसे खर्च करेगी हमारे बजट में। ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर है? 450.03 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतना रुपया हमारी सरकार खर्च करेगी। ये बहुत सारी कंट्रीज का ना इतना पूरा बजट भी नहीं होता, इतनी पूरी जीडीपी नहीं होती जितना हमारे जो देश, हमारी जो सरकार है, हमारे जो इस बजट में खर्च किया जा रहा है। जैसे मैं कुछ बड़े बड़े देशों के नाम बताऊं, जैसे इजराइल है। इजराइल का इतना बड़ा बजट नहीं है, इतना बड़ा उनका टोटल जीडीपी नहीं है इतनी बड़ी, जितने बड़े हम अपने उस पर खर्च कर दे रहे हैं। इजराइल है, या फिर आयरलैंड है, यूरोपियन देश है, आयरलैंड है ना, नॉर्वे है, ऐसे कुछ देश हैं जो जिनकी इतनी पूरी पूरी जीडीपी नहीं होती जितना हम अपने खाली बजट में खर्च कर दे रहे हैं। ये जीडीपी थोड़ी है तो खाली हम खर्च करने वाले वो हैं, जीडीपी तो सब कुछ मिला के होती है, लेकिन ये खाली क्या है, ये तो हम खाली खर्च कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे जब हम कुछ छोटे देशों से कंपेयर करते हैं जिनका जो जीडीपी छोटी है, उसी टाइम पे जब हम बड़े बड़े देशों से कंपेयर करते हैं, क्योंकि अब हमको बड़े बड़े देशों से भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टॉप 5 जो जीडीपी है ऊपर, टॉप 5 जो कंट्री है उसमें हमारा कंट्री आता है, तो हमको तो हमसे जो बड़े बड़े उनके बारे में तो कंपेयर करना होगा। जैसे यूएस हो गया या फिर आपका चाइना हो गया, इनसे इन दोनों से कंपेयर करते हैं, यूएस और चाइना से कंपेयर करते हैं। तो अगर यूएस की बात करें ना, तो यूएस का पता कितने का बैठ जाता है? यूएस की ये जो एक्सपेंडिचर बैठता है, ये बैठता है $6.67 ट्रिलियन का। $6.67 ट्रिलियन का। हम तो अभी बिलियन पे भी पहुंचे हैं, वो भी 5.50 बिलियन पे। अब हम पहुंचे हैं अभी, इनका कितना है ट्रिलियन में? 6.67 ट्रिलियन है। किसका है 6.67 ट्रिलियन? यह है आपका यूएस का। अगर हम यूएस के डिफेंस बजट की बात करें ना, यूएस के अगर डिफेंस बजट की बात करें, डिफेंस मतलब बजट मतलब जो ये वाला बजट आर्मी वगैरह को दिया जाता है, वही इनका 776 बिलियन है। वो भी हमें हमारे से ज्यादा है, जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हमारा इनका 76, उससे ज्यादा तो इनका क्या है, इनका डिफेंस बजट ही है यूएस का। और अगर चाइना की बात करें, चाइना का एक्सपेंडिचर कितना, चाइना का बजट जो बनता है वो कितने का बनता है? चाइना का जो पूरा एक्सपेंडिचर है वो कितने का रहता है? वो रहता है 3.02 ट्रिलियन डॉलर में, यूएस डॉलर में 3.02 ट्रिलियन डॉलर का। तो अगर हम बड़ी बहुत बड़ी इकोनॉमी से बात करें ना, जैसे मैंने यूएस चाइना की बात करी है, तो उनसे तो हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। अभी तो हम इनके डिफेंस बजट के आसपास भी नहीं पहुंचे। डिफेंस बजट कहां से दिया जाता है? ये जो एक्सपेंडिचर होता है इसी में से दिया जाता है ना। तो इनका जो डिफेंस बजट भी, हमारा जो एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा है। हमारा डिफेंस बजट तो वैसे भी से बहुत नीचे होना है। ठीक है, हमारा पूरा एक्सपेंडिचर ही इतना है, हम पूरे देश में सब पूरी साल के लिए इतना खर्च कर दे रहे हैं जितना एक खाली डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं अपने के ऊपर, समझ रहे हो? तो बड़े बड़े देशों से कंपेयर करोगे तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो हमसे भले ज्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पैसा वो अपनी कंट्री में लगा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारी कंट्री जल्दी से जल्दी जो है डेवलप हो सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं ये जो पैसा है ना, ये 5.50 बिलियन डॉलर या फिर 450.03 लाख करोड़, ये पिछली बार के मुकाबले 37.4% तक हमने बढ़ाया है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल मतलब जो पैसा है, एक्सपेंडिचर मतलब जो हम खर्च करने वाले हैं। तो जो पैसा हम खर्च करने वाले हैं, जो हमारा जितना पैसा हमने 2022-23 के लिए रखा था, उससे
उससे 37.4% ज्यादा पैसा हम रख रहे हैं। किसके लिए? 2023-24 के लिए हमने इतना पैसा बढ़ा दिया है। इतना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 37.4% बढ़ाया है पूरे साल में। ये वाला जो साल है, ये जो हमारा बजट है उसमें बढ़ाया। जो 2022 का बजट था उसमें इतना परसेंट कम था। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, फिजिकल डिफिसिट 5.9%। देखिए फिजिकल डिफिसिट मैंने आपको बताया था, जितना सरकार कमाती है और जितना खर्च करती है उनके बीच में से फर्क होता है। अगर खर्च करने वाला ज्यादा होता है तो डिफिसिट होता है, खर्च करने वाला कम होता है तो आपका सरप्लस होता है। लेकिन मैंने आपको बताया डिफिसिट ही होता है हमेशा, कम कभी होता नहीं है। तो जो डिफिसिट है इस साल का हमारा फिजल ईयर, मतलब जो 2000 ये जो था ना 2022 वाला जो साल अभी तक खत्म, जो सॉरी 2023 वाला जो है, 2023 वाला ये जो है, ये वाला जो बजट है आपका 2023 वाला जो बजट है, इसके लिए जो हमने ये रखा है ना, जो हमने टारगेट रखा है कि इतना हमको, इससे कम में हमको रोकना है, मतलब इससे मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा जो आपका डेफिसिट है वो नहीं होना चाहिए। कितना? 5.9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा। कितना नहीं होना चाहिए? 5.9% से ज्यादा। अगर हम बात करें 2022-23 में हमारा डिफिसिट कितना था? ये था हमारा 6.4%। तो लास्ट टाइम से हमने जो है कम रखा है, ठीक है, लास्ट टाइम से कम रखा है। अब हम उसको धीरे धीरे घटा देंगे। ये बढ़ क्यों गया हमारा इतना? ये हमारा बढ़ गया था, जैसे कोरोना वायरस हुआ था ना जब 2020-21 में, उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लॉकडाउन वगैरह लगे थे, सब हुआ था, जीडीपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ग्रोथ रेट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उस टाइम पे हमारा डिफिसिट जो है बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। अब हम उसको धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। तो हमारा 2022-23 में 6.4% था, अब हमारा 5.9% हो गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट बनाया है कि जो 2025-26 वाला बजट आएगा ना, मतलब जो 2025 में बजट आएगा, अब कौन सा है? 2023-24 का, फिर आएगा 24-25 का, और जो 25-26 का आएगा, मतलब एक बीच में छोड़ के जो नेक्स्ट आएगा, एक को छोड़ के जो नेक्स्ट आएगा, तब तक हमको अपना जो है डिफिसिट, ये फिजिकल डिफिसिट है, ये हमको 4.5% के आसपास रखना है। ठीक है, तो जितना हम कम करेंगे उतना हमारे लिए फायदा है, उतनी हमारी इकोनॉमी और ज्यादा से ग्रो करेगी। जितना हम कम करेंगे उतनी हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल डिफिसिट है इस साल के लिए जो रखा है। क्या टारगेट है? 5.9%। चलिए अब आगे देखते हैं। हम देखते हैं जो सेंटर है, जो हमारी केंद्र है, उसका रेवेन्यू आता कहां से है और खर्चा कहां पे किया जाता है, कहां से कमाता है और कहां खर्चा किया जाता है। पहले देखते हैं रुपी कम्स फ्रॉम, पैसा जो रुपया है आता कहां से है, ये रुपया आता कहां से है। देखिए ये जो मैंने गोला बनाया है ना, इसको आप 1 रुपए का नोट, एक रुपए का सिक्का समझ लीजिए, है ना। गवर्नमेंट जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करती है? ऐसा एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है, तो हमने कितने कितने पैसे बांटे, सर जहां भी हमने बांटे उस हिसाब से जो है ये एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये जो गोला है इसको आप 1 रुपए का सिक्का समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे ₹1 लिख भी रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे बांटा गया है आपको ये सारे याद नहीं करने। आपको क्या याद रखने हैं? आप एक बार देख लीजिए, अगर याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना जो टॉप 3 या 4 है ना उनको याद कर लो, वही बहुत होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो 1 रुपए की बात करें तो सबसे ज्यादा हम लोग जो पैसा कमाते कहां से हैं, ये है ना कि आता कहां से, कम फ्रॉम, हमारे पास आता कहां से, गवर्नमेंट के पास आता कहां से, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। 34 पैसे, 1 रुपये में से 34 पैसे कहां से आते हैं? जो बोरोइंग, मतलब जो हम लोग लोन लेते हैं, चाहे लोन वो वैसे लोन ले रखा हो जो बैंक वगैरह से ले लेते हैं, चाहे बॉन्ड इशू करके दे रखा हो, ये जो लोन वगैरह होते हैं इनसे ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके पास, जो हमारी गवर्नमेंट है, 34 पैसा उसके पास आता है 1 रुपए में से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां से आया? सबसे ज्यादा हमारे इनके पास आया जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। ओके, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कहां आता है? दूसरे नंबर पे आता है ये जीएसटी से। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के बारे में सबने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की फुल फॉर्म है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे? क्योंकि जब तक ये जीडीपी 2017 तक लागू नहीं हुआ था, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था ना जीएसटी, जब तक ये लागू नहीं हुआ था ना, उससे पहले जो टैक्स होते थे सारी स्टेट गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कलेक्ट करती थी। सर्विस टैक्स हो गया या और कोई टैक्स हो गया, कलेक्ट करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ये केंद्र के पास ये टैक्स आ गया है और इसने सारे टैक्स को एक साथ क्लब कर दिया, एक साथ मिला दिया। उस पूरे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं? आपका क्या बोलते हैं? जीएसटी। और डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जो इनकम टैक्स होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और ये जो जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि वो तो आपसे सीधा मांग लिया जाता है। जो डायरेक्ट टैक्स हो गया मतलब इनकम टैक्स, और ये जीएसटी वाला जो है ये जो आप सामान खरीदते हो उसको धीरे धीरे लगता है। ओके, तो जीएसटी से दूसरे नंबर पे 17 पैसे कमाती है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोरोइंग से कहां से कम? बोरोइंग मतलब लोन वगैरह लेके 34 पैसे, और जो ये आपके जीएसटी कलेक्ट करती है, जो लोग जीएसटी वगैरह भरते हैं, वहां से कितना? 17 पैसे। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो हमारा इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स मतलब जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, वहां से कितने? 15 पैसे। तीसरे नंबर पे कमाती है वहां से 15 पैसे।
फिर चौथे नंबर पे ये भी सेम ही है, ये है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। ये भी 15% होता है। जो कॉर्पोरेट चीज होती है उनसे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कंपनी वगैरह जो होती है वहां से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो हो गया 15%। तो ये टॉप चार्ट तो आपको याद ही रखने हैं, कौन कौन से सबसे ज्यादा कहां से पैसे कमाती है, बोरिंग मतलब लोन वगैरह लेके। दूसरे नंबर पे जीएसटी से, तीसरे नंबर पे जो डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, और चौथे नंबर पे जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वहां से। उसके बाद बात करें, उसके बाद क्या है, उसके बाद है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। जो एक्साइज ड्यूटी लगती है ना, जो एक्साइज की पोस्ट भी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसएससी के द्वारा निकलती है, उसमें सीजीएल में से आपके एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं। तो ये वाली जो एक्साइज ड्यूटी होती है यहाँ से पैसा कमाता है 7 पैसे तक, तो 5 नंबर पे। फिर उसके बाद नॉन रेवेन्यू टैक्स जो होते हैं वहां से 6 पैसे कमाती है। उसके बाद कस्टम्स जो होते हैं, कस्टम से कितनी कमाती है, 4 पैसे। और उसके बाद नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट के हमसे कमाती है 2 रुपए, तो ये 2 पैसे। तो ये जितने एक रुपया है उसको सब में डिवाइड करके गवर्नमेंट ने बता दिया कि जितना भी हम कमाते हैं उसको इस हिसाब से हम जो है बांटते हैं, मतलब इस हिसाब से हमारे पास ये आता है, बांटते नहीं है हम जो है यहाँ से इतना इतना परसेंट, इतने इतने पैसे, 1 रुपया अगर हमारे पास हम कमा रहे हैं पूरा, तो इतना इतना जो है हम कहाँ से कैसे कैसे कमाते हैं इस पूरे रुपए को, ये बताया है यहाँ पे कि रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, कहां पे जाता है, जाता है मतलब ये तो जो गवर्नमेंट ने कमाया, ये जो गवर्नमेंट खर्च करेगी। अब इसके बारे में बताया कि खर्च कहां का कैसे कैसे करती है। तो ये भी 1 रुपया मान लीजिए आप, ये भी 1 रुपये है, ठीक है। तो रुपी गोज टू कहां कहां जाता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, इसमें सबसे ज्यादा है आपका इसके ये वाला इंटरेस्ट पेमेंट। अभी इंटरेस्ट किस चीज का पेमेंट की जाती है, इंटरेस्ट किस चीज की पेमेंट की जाती है, जो हम लोन वगैरह लेते हैं। जब हम लोन इतना सारा ले रहे हैं, 34 पैसे तक का लोन ले रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी तो सबसे ज्यादा पे करना होगा हमको, उसका इंटरेस्ट भी तो सबसे ज्यादा पे करना होगा हमको। तो जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो भी हमारे पास अमाउंट गवर्नमेंट के पास इकट्ठी हो गई, ये 1 रुपया गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो गया, इसमें से 20 पैसे गवर्नमेंट कहां दे देती है, आपकी जो आपकी पेमेंट्स होती है, जो आपकी ये इंटरेस्ट पेमेंट होती है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे किसको देती है, दूसरे नंबर पे जो स्टेट्स होती है उनका शेयर होता है। ये अलग अलग राज्य जो होते हैं इनको भी तो दिया जाता है। जो जीएसटी पहले ये लोग जो पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट कलेक्ट करती थी, ये तो वहां से कमा लेती थी, लेकिन अब ये कहां से कमा पाती है, जो जिन चीजों पे जैसे टैक्स नहीं लगता, जैसे अल्कोहल पे, पेट्रोल पे, ऐसी दो चार जो चीजें जिन पे टैक्स नहीं लगता है, खाली वहीं से कमा पाती है। लेकिन अब इनके पास पैसे की कमी पड़ती है, तो इनको भी पैसे की जरूरत है। तो जो जीएसटी गवर्नमेंट लेती है ना, जो जीएसटी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसमें से स्टेट की पॉपुलेशन और जो इनकी बिजनेस एक्टिविटी होती है उनके हिसाब से सबको कुछ कुछ परसेंट बांटती है जीडी में, जीटी ये जो आपका जीएसटी है इसमें से वो जो होता है 18 पैसे वहां चले जाते हैं, ठीक है। 18 पैसे उसमें चले जाते हैं। उसके बाद क्या है, सेंटर्ड सेक्टर स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम चलाती है अलग अलग, उसमें जो पैसे जाते हैं कितने, 17 पैसे जो है उसमें चलेगा 1 रुपए में से, 1 रुपए में 17 वहां चले गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो सेंटर के द्वारा स्कीम चलाई गई है ना। ये सेंटर सेक्टर स्कीम जो सेंटर में अंदर स्कीम चल रही है वो, और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जो सेंटर नॉर्मल जो सेंटर स्पॉन्सर करता है वो वाली स्कीम। उसके लिए कितने पैसे जाते हैं, उसके लिए जाते हैं 9 रुपए, 9 पैसे, सॉरी 9 पैसे 1 रुपए में से। उसके बाद यहाँ है ये वाला, ये क्या है, फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, कोई और ट्रांसफर हो या फिर कोई फाइनेंशियल कमीशन का जो सारा काम होता है उस सब के लिए कितना, 9 पैसे देने पड़ते हैं, है ना, 1 रुपए में से। उसके बाद कहा है, उसके बाद है आपका ये 8 डिफेंस। डिफेंस तो आप सब जानते ही हो, जो हमारी आर्मी नेवी वगैरह ये सब होते हैं, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है 1 रुपए में से, वो कितना, 8 पैसा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगर अदर एक्सपेंडिचर जो भी कुछ बच गया, अदर एक्सपेंडिचर जो भी कुछ बच गया, जो भी खर्चा करने के लिए बच गया, जहां भी जरूरत पड़ सकती है अदर, वहां पे 8 पैसे दे दिए। फिर उसके बाद सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या होता है, जो गवर्नमेंट छूट वगैरह देती नहीं है, जैसे मान लो एमएसपी देती है गवर्नमेंट, है ना, वो भी एक तरह की सब्सिडी हो गई। पेट्रोल डीजल वगैरह पे तो इतनी कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, जैसे खाने की चीजों पर सब्सिडी दी जाती है, राशन कार्ड वगैरह से जो खाने मिलते हैं वो सस्ते मिलते हैं ना, चावल गेहूं वगैरह दाल वगैरह, उनको जो सब्सिडी दी जाती है, या हॉस्पिटल्स में जो सब्सिडी दी जाती है, ये सब जो सब्सिडी दी जाती है वहां पे 7 पैसा जो है खर्च होता है। फिर जो पेंशन वगैरह मिलती है ना, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको पेंशन वगैरह मिलती है, सैलरी वगैरह मिलती है, वहां पे 4 पैसा वहां पे दिया जाता है। तो ऐसे खर्च होते हैं ये सारे पैसे, और ऐसे ये सारे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो जो आपको इकट्ठे करने किए जाते हैं उसमें से टॉप 4 कौन कौन सी है, लोन वगैरह लेके, बोरिंग करके, उसके बाद जीएसटी से कलेक्शन करके, उसके बाद इनकम टैक्स से, और उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स से। ये टॉप 4 हो गए, ये टॉप 4 आपको याद रखनी है कितना कितना है, ठीक है। फिर जो जहां पे खर्च होते हैं वो कहां कहां है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट में खर्च होते हैं। उसके बाद कहां खर्च होते हैं, आपके ये स्टेट के जो शेयर्स होते हैं, पैसे होते हैं उनको देने में, फिर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में, और फिर उसके बाद कहां होते हैं, सेंटर जो सेक्टर स्कीम होती है उनमें, और उसके बाद सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, चलिए अब देखते हैं जीएसटी में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है ना। ये तो गवर्नमेंट ने बता दिया कि हम कैसे कैसे पैसे खर्च करते हैं, कैसे कैसे हमको मिलते हैं। अब क्या क्या किया है,
पहले देखते हैं डिफेंस बजट का क्या किया है। जो हमारा डिफेंस का बजट है, जो हमारा आर्मी नेवी इन सब का बजट है, इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, इसमें क्या किया है डिफेंस बजट में, इसको बढ़ाया गया है। कहा कितना तक बढ़ाया गया है, 13% बढ़ाया गया है इसको। कितना हो गया अब ये 5.93 लाख करोड़, कितना हो गया 5.93 लाख करोड़, ये हो गया कितना जो हमारा बजट है डिफेंस बजट है, इसको 13% तक बढ़ा दिया गया है। तो 13% तक बढ़ा दिया गया तो काफी बढ़ा गया, 13% तो बहुत होता है। लेकिन देखिए इसमें कैच है, मतलब कैच मतलब इसमें थोड़ी सी वो दिक्कत है। क्या दिक्कत है, देखिए ये जो पैसा 13% तक बढ़ाया गया है ना, ये बढ़ा तो है डिफेंस बजट में, लेकिन हमारा जो डिफेंस बजट होता है उसका जो है बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा उसका ये जो पेंशन और जो सैलरी होती है ना, इनमें चला जाता है। तो जो बाकी थोड़ा बहुत हिस्सा बचता है, फिर वो जो है डिफेंस की चीजों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई करनी है, या फिर मान लीजिए कोई मशीनरी बाहर से कोई रॉकेट खरीदना है, कोई आपकी मिसाइल खरीदनी है, कोई एयरक्राफ्ट बनवाना है, कुछ भी कोई शिप खरीदना है, आपकी कोई क्या सबमरीन खरीदनी है, कोई एयरक्राफ्ट खरीदना है, फिर उसके लिए वो बचते हैं। तो जो सबसे बड़ा जंक, जो सबसे बड़ा चंक होता है ना इसका, जो सबसे ज्यादा हिस्सा होता है वो कहां पे चला जाता है, वो सैलरीज में और पेंशन में चला जाता है। ये दिक्कत होती है हमारे पास। तो अभी तो हमारा कितना है, बस 2.93 लाख करोड़ रुपया है, इसमें तो बहुत सारा तो वहीं चला जाएगा, है ना। मैंने आपको यूएस का कितना बताया था, जो डिफेंस बजट 776 बिलियन डॉलर, ये कुछ भी नहीं है। अभी जो हमारा पूरा खर्चा हम करते हैं उससे भी ज्यादा है, वैसे तो कुछ भी है ही नहीं, सही सही बात है। जब जो हम पूरा खर्चा करते हैं उसी से ज्यादा है जो डिफेंस बजट यूएस का, तो हमारा डिफेंस बजट तो सामने कुछ नहीं होगा। वैसे पूरी दुनिया में डिफेंस बजट हमारा तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन देखोगे तो डिफरेंस बहुत है सबसे। जैसे मान लीजिए अगर आप इनमें ग्राफ देखोगे ना, तो यूएस का बनेगा सबसे बड़ा ग्राफ, उसके बाद चाइना का थोड़ा छोटा बनेगा और इंडिया का बहुत छोटा सा बन जाएगा, और उसके बाद छोटे होते चले जाते हैं। तो इंडिया तीसरे नंबर पे आता है ना, बजट जो है डिफेंस को देने में। लेकिन ये जो बहुत सारा जंक है ना, जो बहुत सारा जंक नहीं, सॉरी जो बहुत सारा जो चंक है, जंक मतलब कबाड़ा होता है, जंक की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, चंक की बात कर रहा हूँ। चंक मतलब हिस्सा, वो जो है बहुत सारा जो कहाँ चला जाता है, पेंशन और उसमें चला जाता है, जो सैलरीज वगैरह होती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये जो डिफेंस बजट है इसको और अच्छे से बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो हम सामान, जो डिफेंस फोर्सेस सामान वगैरह खरीदती हैं, वहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके, है ना। इस वजह से नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन सेक्टर। जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वहां पे क्या हुआ है, 2.9% जो है, इतना जो है हमारे जीडीपी का हिस्सा बना दिया गया है एजुकेशन सेक्टर में, जो भी पैसा बढ़ा है। ये कब, फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए बजट पेश किया गया है 2023 का फाइनेंशियल बजट, इसमें जो जीडीपी हमारी है, जितनी भी हमारी जीडीपी है ना, उस जीडीपी का 2.9% क्या कर दिया गया, एजुकेशन सेक्टर को कर दिया गया। पहले क्या था, पहले उसका 1.6% के आसपास था, अब कितना कर दिया, 2.9%। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है ना, काफी कुछ बढ़ाया गया है। जो एजुकेशन सेक्टर है तो वैसे भी बढ़ना चाहिए, जब जितने एजुकेशन सेक्टर पे काम होगा उतना लोगों को फायदा होगा, उतने लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाएंगे, फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड करवाई जाएंगी एजुकेशन में। तो ये काफी हद तक बढ़ गया है हमारा, है ना। और गवर्नमेंट ने एक और चीज इसमें लॉन्च की है, एक स्कीम, एक चीज बोली है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे हम काफी जगहों पे, बहुत बड़े बड़े शहरों में, जो बड़े बड़े शहर है हमारे यहाँ पे, वहां पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें दुनिया की हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, इंडिया की हो, बाहर की कहीं तो जो भी है, सब यहाँ पे मिलेंगी। कोई भी आके यहाँ पे पढ़ सकता है बड़े आराम से, है ना। और अगर कोई एरिया ऐसा है जहां पे डिजिटली एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एरिया है जो डिजिटल, जहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उस एरिया के लिए फिजिकल लाइब्रेरी, मतलब जो नॉर्मल आपकी लाइब्रेरी होती है जिसमें आप जाके पढ़ सकते हो। ये जो आपकी होगी डिजिटल लाइब्रेरी, इसका क्या करोगे आप, फोन वगैरह पे खोलोगे, अपने पे लैपटॉप वगैरह पे, टैबलेट वगैरह पे, इन सब पे पढ़ोगे किताब, वहां से डाउनलोड वगैरह करके, जैसे भी होगा, कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो भी होगा ऐसे पढ़ोगे। लेकिन जो फिजिकल लाइब्रेरी होती है वो कैसी होती है, जो नॉर्मल आपकी स्कूल वगैरह में लाइब्रेरी होती है, आप जाओ वहां पे बुक लो और पढ़ लो वहां पे। तो ऐसी फिजिकल लाइब्रेरी भी बनाई जाएंगी यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, लेकिन मेरा कहना क्या है, देखिए एजुकेशन सेक्टर में काम हो रहा है ना, बहुत तेज अमाउंट में भी नहीं हो रहा, 2.9% कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। चाइना अपनी जीडीपी का 6.5% देता है एजुकेशन को, तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं, 2.9% ही है, तो एक तो बहुत ज्यादा भी नहीं है ना। और लेट भी बहुत हो रखा है, क्योंकि चाइना तो बहुत सालों से ऐसा दे रहा है ना, और हम क्या है अब दे रहे हैं आके, तो लेट भी बहुत कर दिया गया है। तो इसको इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, ताकि जो हमने गैप, जो टाइम वेस्ट किया है ना, उसको पैसे की मदद से जो है कवर कर लिया जाए, ठीक है। तो इस वजह से ज्यादा से ज्यादा करना होगा। मेरा कहना है कि दिया है, अच्छी बात है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन कम भी है और लेट भी है थोड़ा सा, ओके। नेक्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर किसी विदेश के आदमी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है ना, किसी विदेशी को, किसी कंपनी को, या फिर किसी कंट्री को, तो इसी को देखता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सबसे जरूरी चीज होती है। ये क्या होता है,
ये जो पैसे इसमें खर्च हुए होते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे, या तो कैपिटल या फिर इसको कैपेक्स भी बोल देते हैं। क्या कैपेक्स, CAPEX, इसको कैपेक्स भी बोल देते हैं, नहीं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है इसमें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई रोड बन रही है, कोई स्कूल बन रहा है, ठीक है, या फिर कोई कनेक्टिविटी की जा रही है, ट्रेन वगैरह बन रही है, ये सब भी। और आपकी जैसे कोई चीज मैं आपको बताऊं, और जो आपकी मशीनरी नई नई आती है ना, जो टेक्नोलॉजी के लिए नई नई मशीनरी लाई जाती है, ये जो भी चीजें होती है ना, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी होता है, ये सब आपका किसमें आता है, ये सब आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, है ना। जिस भी चीज, इन सब चीजों के ऊपर काम होता है, ये आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के उसमें। अब जितना हमारा ये सब कुछ बढ़ेगा, मान लीजिए हमारी रोड अच्छी बन गई, है ना, कार्गोस अच्छे से आ जा रहे हैं हमारे यहाँ, जो बंदरगाह होते हैं उन पे जो हमारे पोर्ट होते हैं, तो हमारी वो बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिक अच्छी हो जाएगी, लॉजिस्टिक अच्छी हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ आएंगे, अच्छे से अच्छा बिजनेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंपनी हमारे यहाँ जो है स्टेब्लिश की जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा कंपनी हमारे यहाँ शिफ्ट होंगी। जब जितना अच्छा हमारा वो होगा, लॉजिस्टिक होगा, उतनी ज्यादा ज्यादा कंपनी हमारे आएंगे। लॉजिस्टिक कैसे अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना होगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी अच्छी करनी होगी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब ऐसी ऐसी जगह तक जहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा, वहां तक भी हमारी कनेक्टिविटी हो। ओके, फिर इसमें क्या, ये जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको क्या कर दिया गया है, इसको 33% तक बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हर साल बहुत तेजी से बढ़ा रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। क्यों बढ़ा रही है, देखिए ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसे, अगर मान लो शॉर्ट टर्म को इन्वेस्टमेंट करनी हो, है ना, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है कि हम जो है कैसे भी करके जो इलेक्शन आ रहे हैं 2024 को, जीत जाए, फिर देखेंगे क्या करना है। उसके लिए क्या करना होगा, लोगों को खुश करना होगा। लोगों को खुश करने के लिए लोगों को बांटो पैसे, लोग खुश हो जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ आए, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाए, हमारे देश के लोग हैं, अच्छा इलाज हो पाए, उनका रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, उनको हर जगह से आने जाने की सुविधा हो। फिर जो बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे देश को देखिए, वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे देश ज्यादा से ज्यादा डेवलप करे, इस सब में इन्वेस्टमेंट की जाए। इससे क्या होगा, अभी तो लोगों का जो चल रहा है चलेगा, लेकिन कुछ साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए पैसे खर्च हो रहे हैं, जो बनना शुरू होगा, जो बन रहा है पहले से, जब ये बन के तैयार हो जाएगा 2030 के आसपास तक, 28-30 के आसपास तक, उस टाइम पे पता चलेगा कि कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट था ये। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जब डेवलपमेंट होगा तो सब चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाती है। ओके, तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने क्या किया है, 33% तक जो है, 3.3% है, तो 33% तक उसको बढ़ा दिया गया है पिछले साल से। इसको बहुत तेज बढ़ा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 33% बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। 33% तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसको कितना कर दिया गया है, 13.7 लाख करोड़, 13.7 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो जीडीपी का है आपका 3.3%, जीडीपी का 3.3%। और टोटल मतलब हो कितना गया है, टोटल हो गया है 13.7%, 13.7% हो गया है। 450.03 लाख करोड़ में से 13.7 लाख करोड़ हो गया है, जो जीडीपी का बैठता है 3.3%। और अगर इसी को मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, लास्ट ईयर कौन सा, 2022-23 से, तो 2022-23 में था 10.5 लाख करोड़ रुपया, 10.5 लाख करोड़ रुपया, जो जीडीपी का कितना होता था, जो जीडीपी का होता था 2.7%। ठीक है, और अब कितना हो गया 33%, और 33 नहीं सॉरी 3.3% जो है आपका 13.7 लाख करोड़ रुपया। ये इतना सारा बढ़ाया गया, इसको बहुत अमाउंट में बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फिर इसी में एक रेलवे के लिए भी बात की गई है। रेलवे के लिए क्या बात की है, क्योंकि रेलवे भी इसी में आ जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इसमें क्या है, रेलवे का जो फंड है वो भी बहुत तगड़ा बढ़ाया गया इस बार, बहुत ज्यादा, है ना। आज तक के इतिहास में जो रेलवे को सबसे ज्यादा हाइक मिली है, सबसे ज्यादा पैसे बढ़ के मिले रेलवे को, वो इसी साल मिले। कितने, अब कितना हो गया रेलवे का बजट, 2.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़ रुपया हो गया है किसका, रेलवे का। आज तक का सबसे बड़ा हाइक है रेलवे के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, अब हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखिए एग्रीकल्चर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं इधर भी लिखूंगा इसको मिटा के, तो एग्रीकल्चर और 2-3 चीज और वो पूरी हो जाएगी और आपका बजट पूरा हो जाएगा। ओके, तो क्या है आपका एग्रीकल्चर के ऊपर बात करते हैं। एग्रीकल्चर के यहाँ पे 2 ही पॉइंट मेंशन है। क्या है, पहला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। देखिए इस बार ना किसानों के लिए बहुत ज्यादा कुछ लेके नहीं आई है सरकार, है ना। सोचा गया था कि किसानों के लिए तो काम होगा ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ लेके नहीं आई है, बस 2-3 इधर उधर की चीजें आ गई हैं किसानों के लिए। जैसे ये आ गया है ऊपर, क्या है कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो भी है उसको डिजिटल किया जाएगा, किसानों को सिखाया जाएगा डिजिटली कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक न्यूज पढ़ाई थी अपने करंट अपडेट्स में, कि गवर्नमेंट जो है एक पूरी स्कीम लेके आई है इसके ऊपर। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि राजस्थान जो है वो ड्रोन जो है उस पे ले रहा है रेंट पे, ताकि उसके किसान उनको यूज कर सके खेती वगैरह ऐसी चीजों में। तो ये सब क्या है, डिजिटलाइजेशन करना है एग्रीकल्चर का। तो इसके ऊपर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करेगी। एक तो ये बोला है। दूसरा क्या बोला है कि ये श्री अन्न योजना लॉन्च की गई है। श्री अन्न योजना, श्री अन्न योजना क्या है, देखिए जो मिलेट्स होते हैं उनके लिए। मिलेट्स क्या होता है,
ये मिलेट्स होते हैं आपके, जैसे बाजरा हो गया, है ना, जौ हो गए, बाजरा हो गए, ये सब जो चीज होते हैं ये कौन होते हैं आपके, ये आपके मिलेट्स होते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है मिलेट्स के ऊपर ये 2023 साल इसमें बहुत काम कर रही है। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको न्यूज पढ़ाई थी कि 2023 साल जो है इसको इंटरनेशनल मिलेट्स डे के नाम से जाना जाएगा, मिलेट्स दिवस के नाम से जाना जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स दिवस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्ज किया कि इसको बनाया जाए यूएन से, और इसको बना दिया गया है ना। तो क्योंकि देखो पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करने के मामले में, बेचने के मामले में मिलेट्स, जो भी सामान है मिलेट्स का, उसमें इंडिया पहले दूसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो इंडिया इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है मिलेट्स का, जो क्योंकि मिलेट्स के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे बाजरे के अपने आटा बनवाया हो, है ना, गेहूं के आटे के साथ आपने बाजरे के आटे की भी रोटी खाई होंगी, इसके भी बहुत फायदे होते हैं। तो ऐसी चीजें जो है, बाजरा हो गया, जौ हो गए, जौ के भी होते हैं वो, तो इन सब चीजों के बहुत सारे फायदे हैं। इन सब चीजों के फायदे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताना चाह रहा है पूरे वर्ल्ड को, ताकि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है ये और ज्यादा अच्छे से बढ़ सके। और जो अब से मिलेट्स को क्या बोलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको एक साथ मिलकर बोलेगा। वैसे तो अलग तो बाजरा और ये होते ही है, ये बाजरा हो गया, जौ हो गया, और भी जो होते हैं, लेकिन साथ मिलकर इनको बोलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से श्री हरि, तो श्री अन्न इनको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये श्री अन्न स्कीम है, श्री अन्न योजना है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, जो श्री अन्न है, हमारे जो मिलेट्स हैं, इनके ऊपर काम करेगी, इनको अच्छे से जो है उनकी क्वालिटीज को बढ़ाएगी, इनकी प्रोडक्शंस को बढ़ाएगी, और फिर इनको एक्सपोर्ट करने में जो है इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके उनसे पैसे कमाएंगे, और हमारे किसानों को भी इनसे फायदा होगा। क्योंकि किसान जब ज्यादा से ज्यादा उगाएंगे, गवर्नमेंट उसे खरीदेगी, तो उनको जितना ही फायदा होगा। ओके, तो ये है आपका श्री अन्न योजना, ठीक है। एक दो पॉइंट और रह गए, अभी उनको भी कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बताता हूं एग्रीकल्चर के बारे में, श्री अन्न योजना के बारे में। तो इसमें अन्न, श्री अन्न क्या है, ये आपका मिलेट्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती है, एक हब बनाना चाहती है पूरा, कि इंडिया जो है उसको हब बना दिया जाए, किस चीज का, जो मिलेट्स होते हैं उसका, और फिर उसके ऊपर जो इंडिया जो है उसको बहुत ऊपर पहुंचा जाए, मिलेट्स के उसमें एक पावर बना दिया जाए इंडिया को। तो इसके ये जो मिशन है, इसके थ्रू, ये जो योजना है, इसके थ्रू इंडिया ये करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है एग्रीकल्चर के लिए, नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। इस फंड में क्या होगा, ये एक फंड होगा। फंड क्या होता है, तो पैसे प्रोवाइड कराता है किसी को। तो अगर कोई भी आदमी, कोई भी लोग, कोई भी बच्चा, कोई भी मतलब अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है ना, कोई भी नई चीज, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, उसको फंड प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो उसका जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है उसका एक्सीलरेशन दिया जाए। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड देना, है ना, किसी चीज को तेज करना, उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो उसको एक्सीलरेशन दिया जा सके, उसको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस फंड से। ओके, नेक्स्ट मतलब एक फंड बनाया जाएगा, इस फंड के द्वारा फिर आप पैसे ले सकते हो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ कर रहे हो। फिर तो नॉर्मल सी 2-3 चीजें, जैसे कोल्ड स्टोरेज जो है लोकल एरियाज में बढ़ाए जाएंगे, है ना। फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पर अच्छे से अच्छा काम किया जाएगा, अच्छे से फर्टिलाइजर प्रोवाइड हो। फिर कि आपको जो बीज होते हैं, जो कोई भी चीज आप उगा रहे हो उसके बीज होते हैं, ज्यादा अच्छे से अच्छे हाइब्रिड क्वालिटीज के और अच्छे अच्छे बीज आपको मिले, ये सब चीजें जो है होंगी इसमें। फिर नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मतलब यहाँ पे जो स्पेस मतलब अंतरिक्ष वाला डिपार्टमेंट है, कौन सा, इसरो की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली, इसरो का बजट इस बार का कितना है, 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ किसका है, 12,000 करोड़ रुपए है आपका बजट इसरो का। तो अगर इसको पिछली बार से कंपेयर करें, पिछली बार मतलब 2022-23 के साल से कंपेयर करें, तो इसको 8% घटा दिया गया है। अब घटा क्यों दिया गया है ना, ये कोई ऐसा सेक्टर तो है नहीं स्पेस जिसको घटा दिया जाए, लेकिन इसको 8% तक घटा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये मेरे हिसाब से सबसे बेकार न्यूज, सबसे बेकार जो मूव है वो है। अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आ चुकी है जो मुझे खुश नहीं करी है जिन्होंने इस बजट में। मैंने बजट पढ़ा तो बहुत सारी, मतलब मैं खुश नहीं हूं उस बजट से कुल मिला के, है ना। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा अपसेटिंग चीजें मिली, सबसे ज्यादा बेकार चीज लगी मुझे, ये लगी कि इसरो का बजट गिरा दिया। देखिए इसरो के इतने सारे प्रोजेक्ट जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, है ना। देखिए अभी चंद्रयान 3 लगना है ना, चंद्रयान 3 के बाद मंगलयान 2 भी लगना है, फिर उसके बाद गगनयान भी चलना है, जिसमें हमारे साइंटिस्ट जो हमारे वो है आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद आदित्य 11 मिशन चल रहा है, फिर एक मिशन वीनस के लिए चलना है। तो ये इतने सारे मिशन जो है अभी तक लाइन अप हो चुके हैं इसरो के द्वारा, और उसके बाद आप उसका बजट गिरा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा, है ना। और मान लीजिए मिशन लाइनअप ना भी होते इसरो के, मिशन जो है लाइनअप ना भी होते इसरो के, तो ये तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो है पैसे मिलते रहने चाहिए, अच्छे से अच्छा इसको बढ़ना चाहिए, और कम से कम बढ़े ना, इसको वैसे तो बढ़ता रहना चाहिए, इसको कम से कम बढ़ नहीं रहा, तो एक जगह स्थिर तो रहे, नीचे गिरने का क्या मतलब है। अगर एक जगह स्थिर रहे तो भी
मतलब इसके पैसे बढ़े हैं एक जगह एक तरह, तो ये जो पैसे बच रहे हैं जो प्रोजेक्ट में नहीं लगा रहा, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा अभी कुछ सालों में, फिर उसको जो नहीं लगा रहा तो इसको किस चीज में यूज कर सकता है, इसको इसरो यूज कर सकता है रिसर्च और डेवलपमेंट में। रिसर्च और डेवलपमेंट भी तो करना होगी, रिसर्च और डेवलपमेंट ये समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम को देने से पहले आप देखते हो ना एग्जाम क्या है, कैसा है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना होगा, कौन से टीचर से पढ़ना होगा, सब्जेक्ट क्या क्या है, ये सब देखते हो, कब एग्जाम होगा, कितना टाइम है मेरे पास, मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, ये सब चीजें देखते हो ना आप। ये क्या होता है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। कोई कंपनी खोलनी है, कोई बिजनेस खोलना है, उसके लिए पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है। उसी तरह इसरो भी तो इतनी बड़ी काम करता है, अंतरिक्ष में सारे काम करता है, तो उसको भी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए तो यूज करे वो पैसे कम से कम। लेकिन अगर आप उसको कम कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, तो उसको कम कर दिया गया है। भले ही आप और किसी चीज में थोड़ा सा कर सकते थे, बस कुछ सेक्टर को छोड़ के, जैसे हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, और ये जो स्पेस सेक्टर को है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, इनको छोड़ के फिर भी आप थोड़ा कुछ कर सकते थे। लेकिन नहीं, बाकी मेरे हिसाब से तो किसी में नहीं कर सकते थे। आपको बजट बढ़ाना ही पड़ेगा सब चीजों में, डिफेंस की बात कर लो या कोई और बात कर लो, फिर भी चलो आप किसी उसमें बहुत ज्यादा ना बढ़ा के थोड़ा बढ़ा के, लेकिन इसको तो कम कर सकते थे आप। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसरो हमारे देश को इतनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, सबकी सैटेलाइट कर रहा है, इसरो का नाम है सब में, तो उसके बाद आप कैसे इसको गिरा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, तो आपको ये नहीं गिराना चाहिए था, ये सबसे ज्यादा अपसेटिंग है मेरे लिए इस बार इस पूरे बजट में। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स के ऊपर है, इनकम टैक्स के ऊपर कुछ छूट दी है गवर्नमेंट ने। क्या छूट दी है कि जिनकी भी सैलरी, सालाना सैलरी जो 7 लाख रुपए तक की है ना, जिनकी सालाना सैलरी 7 लाख रुपए का, जो जिनका एनुअल पैकेज 7 लाख रुपए का है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और मान लीजिए 7 लाख और 1 रुपया भी है किसी का, उसको देना पड़ेगा टैक्स, है ना, वो टैक्स के स्लैब में आ जाएगा, जो पूरी स्लैब होगी उसके हिसाब से जो है आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स की बात हो रही है, और जो 7 लाख है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसमें भी दिक्कत है, जिनको जो अभी तक टैक्स दे रहे थे, क्योंकि 7 लाख से कम था पैसा, तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी तो मिल रहे थे। होम लोन्स वगैरह लेते हैं, बहुत सारे लोन्स लेते हैं, उन सब में बेनिफिट मिलता है जब आप टैक्स, आपको इनकम टैक्स भरना होता है, तो उस सब के लिए। लेकिन अब जब ये 7 लाख है तो उन सबको नहीं मिलेगा, है ना, उन सबको नहीं मिलेगा, तो ये भी नुकसान वाली बात है। इसमें कोई बहुत अच्छी वो नहीं है। ओके, बस उन्हीं को फायदा है जो 7 लाख में आ गए, जो नहीं है, जिनको मान लो 7 लाख 1 रुपया भी जिनकी सैलरी है, उनको तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं है इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये सप्तऋषि प्लान के ऊपर बात की है। सप्तऋषि प्लान क्या है, 7 मॉडल्स दिए, 7 पॉइंट्स दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिनके ऊपर काम किया जाएगा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ाया है, 33% तक बढ़ा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जीडीपी का 3.3% हो गया है। ओके, कितना है, 13.7% है। पिछली बार 10.5 लाख करोड़ हुआ करता था, इस बार कितना, 13.7 लाख करोड़ है, बहुत ज्यादा बढ़ा है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रीचिंग लास्ट माइल। रीचिंग लास्ट माइल का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो लास्ट माइल क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहां तक कोई और नहीं पहुंच पा रहा, बिल्कुल अंतिम जगह तक, जो भारत की जो भी बिल्कुल अंतिम भी जगह है ना, कोई ऐसी जगह है वहां तक भी पहुंचा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, तो वहां तक पहुंचा जाएगा। ये रेलवेज बन रही है ना, ये रेलवेज के ऊपर इतना पैसा दिया गया है, तो किस लिए दिया गया है, ताकि लास्ट माइल तक पहुंचा जाए। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। ये मैंने आपको अभी बताया था, ये रहा एग्रीकल्चर में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर है, इसके ऊपर काम किया जाएगा। जो पूरे एग्रीकल्चर का प्रोसेस है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सब जो है साथ मिलकर बढ़ेंगे आगे, पूरा देश जो है साथ मिलकर, मतलब सबका साथ सबका विकास, ये नारा है ना प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, अनलीश पोटेंशियल। देखिए अनलीश पोटेंशियल तो बहुत वेग टर्म है ना, मतलब बहुत वाइड टर्म बोल सकते हो इसको, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है अनलीश पोटेंशियल का। इसका मतलब क्या है बेसिकली, जो भी पोटेंशियल है ना, जो भी पोटेंशियल है हमारी कंट्री के लोगों में, वो तो सब पोटेंशियल है, उस सब पोटेंशियल के ऊपर काम किया जाएगा, है ना। जो भी पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, जो किसी लोगों का पोटेंशियल हो सकता है, किसी जगह का पोटेंशियल हो सकता है, किसी सेक्टर का पोटेंशियल हो सकता है। इन सब के पोटेंशियल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाएगा, ताकि इनको यूज में लिया जा सके, इनके पोटेंशियल को। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ के ऊपर काम किया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ के ऊपर कैसे काम कराया जाएगा, ग्रीन ग्रोथ क्या होगा, जिससे एनवायरमेंट को तकलीफ ना हो, ऐसा ग्रोथ जो एनवायरमेंट को खराब ना करे, ऐसा ग्रोथ। तो कैसे, जैसे हम नई नई बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जैसे कि सोलर पावर ला रहे हैं, है ना, सोलर पावर का यूज कर रहे हैं, हाइड्रो पावर का यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर जो है प्लांट बना रहे हैं। उसके बाद आपका कोल पावर प्लांट जो है इनको ज्यादा से ज्यादा घटा रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपनी डिपेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कोल के जो आपका वो होता है, जो आपका ये क्रूड ऑयल होता है, इसके ऊपर घटा के इसके ऊपर हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं, मिथेनॉल फ्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो और ग्रीन जो ग्रोथ है ज्यादा से ज्यादा हो। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, 7वां क्या है, सप्तऋषि प्लान का। ये सप्तऋषि प्लान, सप्तऋषि क्या होता है आप जानते हो,
सप्तऋषि क्या होता है? सप्तऋषि जो आसमान में 7 तारे दिखते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। ओके, फिर लास्ट क्या है आपका पॉइंट? लास्ट है आपका पॉइंट फाइनेंशियल सेक्टर। जो फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा, जो इकोनॉमी से रिलेटेड पूरा फाइनेंशियल सेक्टर होता है, इसमें बैंक्स वगैरह ये सब आते हैं, इनके ऊपर काम किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कोई अगर बैंक या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे से रिलेटेड है, उसको कुछ ना कोई परेशानी हो रही है अगर पैसे से रिलेटेड, तो उसकी मदद की जाएगी। ओके, तो ये सारा है। अगर ये आप देख लीजिए एक बार। अगर अभी मैं आपको अपनी वो बताऊं ना, अगर आप मुझसे पूछो ना कि इस बजट को पढ़ के मुझे कैसा लगा, इस बजट को देख के, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी थी, मैं अपने थॉट्स बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं आई। सबसे बड़ी चीज तो मैंने बताई थी आपको, ये जो आपका बजट गिराया गया इसरो का। फिर एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया गया, ये भी बात है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ किया जा सकता है, इसमें भी बहुत कुछ नहीं किया गया। हाँ, ये जो किया गया आपका कैपिटल जो एक्सपेंडिचर, इसमें बहुत कुछ किया गया, इसके लिए मैं थोड़ा खुश हूँ। फिर डिफेंस सेक्टर है, इसमें कुछ नहीं किया गया, क्योंकि देखिए हमको जिन कंट्री से लड़ना है ना, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं हम? चाइना के खिलाफ। वो हमसे बहुत आगे है और उसके बराबर पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अभी तो हम बहुत छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, जो चाइना तक पास पहुंचने तक हमको बिल्कुल पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको उनके पास पहुंचना है तो बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत तेजी से बड़ा ग्रो करना पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर को बहुत तेजी से ग्रो करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ लाइब्रेरी बन रही है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, मैंने आपको बताई। चाइना में पहले से इतनी बहुत सारी फिजिकल लाइब्रेरी है, फोटोज देखिएगा अलग अलग जाके चाइनीज की जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हैं, अब देख के वो रह जाओगे, बिल्कुल ताजुब में रह जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी है। मैंने देखी अभी थोड़ी देर पहले, मैं देख के ताजुब में रह गया, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है। और हमारे यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है ऐसा, वो भी डिजिटल के ऊपर बात चल रही है। फिजिकल के ऊपर तो कैसी बनेगी पता भी नहीं है, क्योंकि फोकस तो डिजिटल के ऊपर है। हाँ, फिजिकल की बात हो रही है इसमें, लेकिन फिजिकल की उन एरियाज के लिए हो रही है जहाँ पे जो है आपका डिजिटल सिस्टम है नहीं, जहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वहाँ पे जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो लाइब्रेरी मेरे को लगता नहीं है बहुत अच्छी होगी। तो इनके और जो हमारा जो ये 2.9% है कुल, चाइना का मैंने आपको बताया 6.5% है, उसको भी बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। डिफेंस सेक्टर, इसको बहुत मजबूत करना होगा। अभी हमने 13% बढ़ाया, लेकिन आधे से ज्यादा जो है इसका पैसा कहाँ चला जा रहा है? पेंशन के लिए चला जा रहा है। ओके, फिर एग्रीकल्चर में वैसे ही कुछ काम नहीं किया, कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ ला सकते थे। और मैं बताऊं, जब मैं आपके चैलेंजेस डिस्कस कर रहा था इसके, मैंने आपसे एक चीज बोली थी, क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो आपके बेरोजगारी होती है उसके ऊपर, उसका तो कोई मेंशन ही नहीं है पूरे उसमें, है ना? उसका तो कोई मेंशन ही नहीं है। कोई छोटी मोटी स्कीम है उसके लिए, उसको भी हमको पढ़ना इतना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, मैंने आपको सब बता दिया। देखिए, आपको आपके एग्जाम के लिए ना ये जो स्कीम्स हैं, क्या क्या किसमें किया गया, ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना कि कितने पैसे, ये आपको नहीं पढ़ना। ये बस इसमें आपको देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा सेक्टर है, कौन से 4 सबसे बड़ा सेक्टर है, जहां पैसे जाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले बन रहा था, जहां से आते हैं वो 4 पढ़ लेने। ऐसी चीजें, हिस्ट्री वगैरह जो मैंने आपको पूरी बताई है बजट की, वो सब पढ़ लेनी है। और फिर कितने कितने परसेंट बढ़ गया ये पढ़ना है, कोई अमाउंट नहीं पढ़ना कितने कितने। इसलिए मैंने अमाउंट यहाँ पे लिखी भी नहीं है, और ना मैं लिखूंगा, अपने नोट्स में लिख ली, तो आप उसको भी पढ़ लोगे। तो आपको वो नहीं पढ़नी, आपको परसेंट देखना है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफेंस की इंपॉर्टेंट जो मैंने लिख दी, इसकी इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसलिए इसकी लिख दी। एजुकेशन की नहीं लिखी मैंने, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसरो का बहुत ज्यादा गिरा दिया है, क्योंकि इसलिए इसका लिखना जरूरी था, है ना? और इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, मेरा कुल मिला के पॉइंट ये है बजट से। पर ठीक है, ओके ओके है बजट, लेकिन और अच्छा, बहुत अच्छा किया जा सकता था, जो मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पे एक जो हमारा वो है ना, एम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो चल रही है, उसके ऊपर तो एक पूरी अलग से कोई योजना लानी चाहिए थी। उसको तो कोई अलग से सेक्टर बना के उसको लाना चाहिए था कि यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी चल रही है, तो इस सेक्टर में हम अलग से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मेंशन ही नहीं है पूरे इसमें कहीं पे भी, पूरे बजट में। तो ये ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जिनमें परेशानी है। यहाँ डिफेंस का जो आपका ये है, इसरो का बजट है, ये घटा दिया। डिफेंस का भी बजट कोई फायदा नहीं बढ़ाने का, एजुकेशन का भी कोई फायदा नहीं है बढ़ाने का। हाँ, ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बहुत अच्छा काम किया है, इसके ऊपर मैं बोलता हूँ, हाँ ये बहुत अच्छा काम किया है। एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत ज्यादा कोई अच्छा काम किया नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये मेरे कुछ थॉट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इनके ऊपर काम कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने किए नहीं है, और गवर्नमेंट को करने चाहिए थे इनके ऊपर काम। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार आप देख लीजिए पूरा बोर्ड। वैसे तो आपको बैक करके जो मैंने मिटाए हैं वो भी देखने पड़ेंगे, पर जो फिलहाल लिखा है वो तो देख ही लीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको सारा बजट समझ में आया होगा। मैंने बहुत जितने सिंपलेस्ट वे में कर सकता था उतने सिंपलेस्ट वे में और बिल्कुल फिल्टर्ड करके, जो आपको समझना है, जो आपको बिल्कुल समझना है, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, बिल्कुल वही फिल्टर करके यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। मैंने बहुत मेहनत करके पूरे नोट्स बनाए हैं, जो आपको बहुत अच्छे से मैं सारा एक एक पॉइंट आपको समझा सकूं। तो आशा है आपको सारा को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। कल जो भी वीडियो आएगी हमारी, उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? और आशा
आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। आपको शायद बजट पूरा समझ में आ गया होगा, ये मेरी पूरी आशा है। और नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्राइब करें, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा लाइक करें, उनको शेयर करें हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।